एनबीएफसी ऑडिट। फटाफट तरीके से अपन लोग करते हैं, मीठा मीठा प्यारा प्यारा जबरदस्त वाला 100% एमेंडेड रिवीजन, एनर्जेटिक सुपर एनर्जेटिक रिवीजन ऑफ एनबीएफसी ऑडिट, जो कि तुम लास्ट के 1.5 दिन में क्या कर पाओ, रेफर कर पाओ। मैंने बोला हाँ सारे एग्जांपल्स के साथ, हाँ सर सारे रेलेवेंट मेमोरी टेक्निक्स के साथ, हाँ सर, ताकि तुम लोगों का एकदम क्या हो जाए, बेड़ा पार हो जाए। सर व्हाट डू मीन बाय एनबीएफसी, डेफिनेशन आएंगे सर, जेड कैटेगरी का क्वेश्चन है सर। क्या है एनबीएफसी, एग्जाम में आता नहीं है। मैंने बोला नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। सर व्हाट डू मीन बाय नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, 3 पार्ट्स मैंने पढ़े थे, हाँ सर खाली रीड पर्पस था, कुछ काम का नहीं था। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि क्या है, कंपनी है। मैं कहा इसमें क्या धाड़ मारी, अबे इसमें क्या धाड़ मारी, वो तो कंपनी तो लिखा ही था ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। कुछ नया बता बे शंकर लखमानी। मैंने बोला सिंपल है, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन विच इज कंपनी एंड प्रिंसिपल बिजनेसेस रिसीविंग डिपॉजिट्स लेंडिंग। सर सब लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे पैसा लेना, यानी डिपॉजिट्स रिसीव करना और लेंड करना। मैंने बोला ठीक है सर, या तो फिर अदर नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, जो कि सरकार ने अपने ऑफिशियल गैजेट में बता दिया। ठीक है सर, अदर नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड इन ऑफिशियल गैजेट ऑफ सरकार। सर क्वेश्चन नंबर 2 is what do you mean by principal business criteria और 50% criteria और 50-50 टेस्ट। मैंने बोला बहुत आसान है, इससे आसान तो मेरे भाई इस दुनिया में कुछ नहीं है। मैंने बोला एक कंपनी को मैं तभी एनबीएफसी बोलूंगा जब उसके फाइनेंशियल एसेट्स आर मोर देन 50%, मोर देन 50% ऑफ टोटल एसेट्स एंड उसकी फाइनेंशियल इनकम इज मोर देन 50% ऑफ ग्रॉस इनकम। सर तुम मेरे को बताना चैट बॉक्स में नेट इनकम लेनी है कि ग्रॉस इनकम लेनी है। मैंने बोला मेरे भाई ग्रॉस इनकम लेनी है। सर मोर देन 50% लेना है क्या। मैंने बोला हाँ मोर देन 50%। क्लियर है। हाँ सर दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, एक फुलफिल होगी चलेगा। मैंने बोला दोनों साइड से प्लास्टिक पेंट करना है सर। क्लियर है। हाँ सर फाइनेंशियल एसेट्स शुड बी मोर देन 50% ऑफ टोटल एसेट्स। ठीक है सर, एक मस्त बात बताऊं मैं आपको, टोटल एसेट्स जब मैं निकालूंगा उसमें से इंटेंजिबल एसेट्स माइनस कर देना। अपन ने इसके ऊपर क्वेश्चन भी देखा था सर, प्यारा प्यारा आईसीआई का। हाँ सर याद आता है सर हमको। सर ये सारे फिगर्स मेरे को देखने हैं लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट के देखने, यानी आज मैं खड़ा हुआ हूं, आज है 22 जनवरी 2025, तो मैं कब के देखूंगा सर, 31 मार्च 24 के देखूंगा। लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट मेरी वही है। हाँ सर बोथ क्राइटेरिया फुलफिल कर लोगे, वेलकम टू द क्लब ऑफ एनबीएफसी। और आपको रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा आरबीआई के पास जाकर के। मैंने आपको बताया था आरबीआई सबका बाप है, बाप बोले एकदम गॉड फादर। सर बैंक का बाप आरबीआई, एनबीएफसी का भी बाप आरबीआई। सर व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल एसेट्स एंड फाइनेंशियल इनकम। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन टेस्ट और नॉलेज का 12th क्वेश्चन अपन ने इसमें प्यारा प्यारा मीठा मीठा किया था। सर क्या है फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब है मैंने शेयर्स में पैसा डाला, दैट इज माय फाइनेंशियल एसेट्स। याद करो एफ बार में तुम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ते हो ना, बस वही है। मैंने लोन दिया, वो है मेरी फाइनेंशियल एसेट। सर लोन तो लाइबिलिटी में आता है, हमने 11th 12th में पढ़ा था। तो तुम पागल हो, लोन लेते हो वो लाइबिलिटी है, लोन देते हो वो तो एसेट है ना मेरे भाई। मैंने बोला हाँ सर। सर फाइनेंशियल इनकम क्या होता है। मैंने बोला भाई शेयर में जब तुम इन्वेस्ट करोगे तो तुमको डिविडेंड मिलेगा। हाँ सर मिलेगा, मजा आ जाएगा। लोन जब तुम दोगे तुमको इंटरेस्ट मिलेगा। हाँ सर मजा आ जाएगा। यही होती है मेरी फाइनेंशियल इनकम। सर मजा आ गया सर मजा आ गया। यही था फाइनेंशियल एसेट शुड बी मोर देन, सब लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे मोर देन 50% ऑफ टोटल एसेट्स। फाइनेंशियल इनकम शुड बी मोर देन 50% ऑफ ग्रॉस इनकम। फाइनेंशियल इनकम शुड बी मोर देन 50% ऑफ ग्रॉस इनकम। सर टेस्ट और नॉलेज का एक क्वेश्चन है, अब ये रिवीजन करके अपन करने वाले। ठीक है, रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ एनबीएफसी। उसमें 2 बातें आएंगी, पता है क्या। कोई भी एनबीएफसी धंधा नहीं कर सकती, धंधा मतलब बिजनेस नहीं कर सकती, एनबीएफसी वाला काम नहीं कर सकती अनलेस उसको आरबीआई से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ना मिल जाए, सीओआर ना मिल जाए। और उसका नेट ओन फंड जो है ना, नेट ओन फंड वो कितने डैश करोड़ का होना चाहिए। वो डैश क्या है यही अपन पढ़ेंगे। अमेंडमेंट आया सर ताजा मीठा मीठा प्यारा प्यारा, ध्यान से देखेंगे सर इसको। मैंने बोला 2 प्रकार की एनबीएफसी होती है, कल अपन लोगों ने पढ़ा था। एक होती है न्यू एनबीएफसी, एक होती है ओल्ड एनबीएफसी। सर व्हाट डू यू मीन बाय न्यू एनबीएफसी। न्यू एनबीएफसी में सब लोग के दिमाग में छवि किसकी आएगी, महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी वैष्णव जन तो तेने कहिए जे। मैंने बोला 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी पैदा हुए थे। हाँ सर, तो 1 अक्टूबर 2022 लो महात्मा गांधी के बर्थडे से एक दिन पहले 1 अक्टूबर 22 से लेकर के जितनी भी एनबीएफसी रजिस्टर होती है, वो न्यू एनबीएफसी है, ताजी पैदा होकर आई है। फ्रेश एनबीएफसी। इनको लूटेंगे यानी कि 10 करोड़ का इन लोगों को लिमिट रखना पड़ेगा नेट ओन फंड का। नेट ओन फंड सिंपल भाषा में होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ठीक है। हाँ 10 करोड़ का इनको रखना पड़ेगा। पुरानी वाली थी ना, पुरानी वाली उनको कितना था, 2 करोड़ का था। पुरानी वाले को कितना था, ओल्ड की लिमिट कितनी है सर, 2 करोड़ की लिमिट है सर, 2 करोड़ की लिमिट है। पुराने वाले को लूटा नहीं, 2 करोड़ है। नई वाले को लूटा जाएगा, बोलेगा हाँ तेरे को तो साले 10 करोड़ की रखनी पड़ेगी, नहीं तो तू एनबीएफसी नहीं बन सकता। क्लियर है। हाँ लेकिन क्या मैं एक बात बोलूं, इंफ्रा वाले सर, इंफ्रा वाले कौन से होते हैं सर, पागल तो नहीं हो गए हो। मैंने बोला सुनो इंफ्रा वाले बात करता हूं मैं, इंफ्रा वाले। एक मिनट। देखो सर एनबीएफसी काइंड ऑफ एक्टिविटीज में देखे थे अपने इंफ्रा वाले, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनबीएफसी। भाई ये आईडीएफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड
आईएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। तुमको क्या लगता है इंफ्रा के प्रोजेक्ट बड़े बड़े होते हैं कि छोटे छोटे होते हैं? इंफ्रा में बात जो होती है वो बड़े बड़े अमाउंट की होती है कि नंदे नंदे छोटे छोटे अमाउंट की बात होती है? कैसी बात होती है सर? बड़े बड़े अमाउंट की होती है, छोटे छोटे अमाउंट की होती है? मतलब बड़े बड़े अमाउंट की होती है। तो साला तुम्हारे लिए जो है ना 10 करोड़ की नेट ओन फंड की लिमिट ना लगा करके तुम्हारे लिए 300 करोड़ की लगेगी। 300 करोड़ अमिताभ जी ने चिल्लाया 300 करोड़, ठीक है सर। एनबीएफसी P2P यानी कि पीयर टू पीयर, AA यानी अकाउंट एग्रीगेटर, और वो एनबीएफसी जो कि पब्लिक फंड्स नहीं दे रही है, और क्योंकि पब्लिक फंड्स नहीं दे रही है इसलिए कोई कस्टमर इंटरफेस नहीं है, उनके लिए 10 करोड़ की लिमिट ना लगा करके 2 करोड़ की लिमिट लगेगी। मैंने बोला ठीक है सर, समझ गए। सर एग्जिस्टिंग वालों के लिए 2 करोड़ की लिमिट लगेगी? मैंने बोला हाँ सर 2 करोड़ की लगेगी। सिंपल भाई, इससे सिंपल कुछ है ही नहीं। टेस्ट और नॉलेज का 10th क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन में बोला था 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ क्वेश्चन में बोला था 1.5 करोड़ का एनओएफ है, और वो एनबीएफसी 2015 से रजिस्टर्ड है। क्योंकि वो 2015 से रजिस्टर्ड यानी वो ओल्ड हो गई। हाँ सर। मिनिमम नेट ओन फंड की क्राइटेरिया कितना था? 2 करोड़। यानी वो एनबीएफसी है क्या? नहीं सर, वो एनबीएफसी में नहीं आएगी, वो एनबीएफसी में नहीं आएगी क्योंकि उसका कितना है? 1.5 करोड़ का था, जबकि मिनिमम कितना क्राइटेरिया होता है? 2 करोड़ का था। ठीक है, चलो वो क्वेश्चन भी अभी अपन डीप में सॉल्व करने वाले, तो उसकी टेंशन मत लेना। ठीक है हाँ सर, इस रिविजन के बाद क्वेश्चन ही तो करते हैं अपन। हाँ सर। अब मैंने क्या बोला, 3 तरह की एनबीएफसी अपन ने देखी थी, एनबीएफसी आईसीसी, एनबीएफसी एमएफआई और एनबीएफसी फैक्टर। याद है? मैंने बोला हाँ। करंट एनओएफ 31 मार्च 25 तक कितनी करनी है? 31 मार्च 27 तक कितनी करनी है? 2-2 साल का जंप मारा था करंट एनओएफ, फिर 2 साल का जंप मारा था, और फिर वापस से 2 साल का जंप मारा था। मेरा मतलब एक गाना याद किया था अपन, याद है? 2-5-2-5-5-7-5-7, एंड में तो सबको किधर जाना है सर? 10 करोड़ तक लेके जाना है। यानी क्या मैं बोलूं, ये जो 3 एनबीएफसी है ना, इनकी लिमिट जो सरकार है ना वो 10 करोड़ करना चाहती है, क्योंकि न्यू वालों की भी कितनी है सर? 10 करोड़ करना चाहती है। न्यू वाली जो एनबीएफसी है उसकी लिमिट कितनी करी है सरकार ने? कितनी करी? आरबीआई ने 10 करोड़ करी है। हाँ सर, न्यू वालों की 10 करोड़ है। तो ये 3 जो प्रकार की एनबीएफसी ना उसको भी वो न्यू तक लेके जाना चाहती है, यानी कि 10 करोड़ तक लेके जाना चाहती है। सब गाना गाएंगे 2-5-2-5-2-5-2-5-2-5-5-7-5-7, 2-5-2-5-5-7-5-7, 2-5-2-5-5-7-5-7, 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़, 5-7-10, 2-5-10, 5-7-10 का तुमको बात समझ में आती है? यानी अभी 2 करोड़ की लिमिट है ना, वो धीरे धीरे करके 5 पे ले जाऊंगा, फिर धीरे धीरे करके उसको 10 तक ले आऊंगा। क्लियर है? हाँ सर। ये क्या है ना सर, बड़े ध्यान से देखो, नॉर्थ ईस्ट रीजन मतलब है नॉर्थ ईस्ट। तुमको एग्जाम में बोलेगा, तुमको स्टेट का नाम नहीं देगा, तुमको एग्जाम में बोलेगा नॉर्थ ईस्ट रीजन, आसाम वगैरह का रीजन है, उधर कौन सी लिमिट लगेगी? मैंने बोला 2 करोड़ लगेगी। यानी मैं बोलूं एनबीएफसी एमएफआई के केस में जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है ना, नॉर्थ ईस्ट रीजन, उसकी जो लिमिट है इट इज सेम एज एनबीएफसी आईसीसी। हाँ सर। सर इसके फुल फॉर्म क्या होते हैं नीचे अपन पढ़ेंगे, जब मैं तुमको काइंड ऑफ एक्टिविटीज पढ़ाऊंगा तो उसकी ऐसे तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जितनी भी पुरानी एनबीएफसी सबको जो लिमिट लगेगी वो 2 करोड़ की लगने वाली है। कैटेगरीज ऑफ एनबीएफसी पे आते हैं फटाफट से। जेड कैटेगरी का क्वेश्चन मैंने बोला बहुत आसान है। एक होती है डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, एक होती है नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। जो एनबीएफसी ने डिपॉजिट ले लिया ना वो मस्त जूस वूस पी रही है, चाय वाय पी रही है, एकदम खुश है। लेकिन जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है ना, उनका फर्दर क्लासिफिकेशन होगा बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर और टॉप लेयर, जो कि अपने आज ही क्लास में आकर के फ्रेश माइंड के साथ पढ़ा था। अगला होता है कंपनी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। अगेन मैंने क्या बोला सर, एक बार पढ़ने जैसा है, ज्यादा इसमें माथाफोड़ी मत करना। खाली कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी का पॉइंट है जो कि तुमको एमसीक्यू में टेस्ट हो सकता है, बाकी इसमें इतना माथाफोड़ी मत करना। कौन सी होती है? जिनको एनबीएफसी में एग्जामिशन दे रखा है उनको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, मर्चेंट बैंकिंग कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक ब्रोकिंग सब ब्रोकिंग कंपनी, वेंचर कैपिटल फंड कंपनी, निधि कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, चिट कंपनी, माइक्रो फाइनेंस कंपनी, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कंपनी। सर कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के पॉइंट बहुत ध्यान से समझना, मजा आ जाएगा। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसका असेट है लेस देन 100 करोड़ का। असेट साइज कितनी है? अबे लेस देन 100 करोड़ है। ये कोई बात होती है? लेस देन 100 करोड़। गरीब है गरीब, हट। कोर इन्वेस्टमेंट गरीब कंपनी, हट। तेरे को एग्जामिशन, तेरे को एग्जामिशन। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, असेट साइज है 100 करोड़ एंड अबव। बाप रे बाप, 100 करोड़ भाई 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 साहब, 100 करोड़ एंड अबव। पब्लिक फंड भी एक्सेप्ट कर रही है, वाह, पब्लिक का भी पैसा आ रहा है। मैंने बोला अमीर लगती है तू, अमीर लगती है, तेरे को तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अमीर लगती है तू, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। असेट साइज है 100 करोड़ एंड अबव भाई, 100 करोड़ एंड अबव, 100 करोड़ एंड अबव, 100 करोड़ एंड अबव। अभी तक अमीर लग रही है, बहुत अमीर है भाई, 100 करोड़ एंड अबव। मजा आ गया, कितनी अमीर है तू तो। लेकिन नॉट एक्सेसिंग, नॉट एक्सेसिंग, नॉट एक्सेसिंग पब्लिक फंड्स। मैं कहा यार सेकंड कंडीशन तो फुलफिल हुई नहीं, तू पब्लिक से तो पैसा ले रही नहीं है। मैं बोला तेरे को दे दूंगा मैं एग्जामिशन, तू भाई मौज कर, तेरे को मैं दे दूंगा एग्जामिशन। सर वापस से एमसीक्यू के लिए जरूरी है। मैंने बोला कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, एसेट साइज लेस देन 100 करोड़ है। 100 करोड़ से कम है ना, गरीब है, गरीब है, हट। 100 करोड़ से कम है, चल निकल एग्जामिशन। क्लियर है? हाँ। असेट साइज कितनी है? मैंने बोला 100 करोड़ एंड अबव भी असेट साइज है, यानी 100 करोड़ भी उससे ज्यादा भी है। या मैंने क्या बोला, देखो एंड मैंने बोला 100 करोड़ एंड अबव की एसेट साइज है। हाँ सर, 100 करोड़ एंड अबव की एसेट साइज प्लस पब्लिक का भी पैसा ले रही है, एंड दोनों में। क्लियर? पब्लिक का भी पैसा ले रही है। मैं कहा तो महा अमीर हो गई, महा अमीर हो गई, इसको तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्लियर है क्या? मैंने बोला हाँ सर क्लियर है। एमसीक्यू के लिए जरूरी है, इसीलिए तो दबाव देकर पढ़ा रहा हूं मैं तुमको इसमें। क्लियर है? हाँ।
और मैंने बोला अगर एसेट साइज 100 करोड़ एंड अबव है, अमीर है भाई ये तो, 100 करोड़ एंड अबव, भाई साहब कितनी अमीर है। लेकिन भाई पब्लिक से तो पैसा नहीं लेती है ना, पब्लिक से तो पैसा नहीं लेती है ना। मैंने बोला तेरे को मैं दे दूंगा एग्जाम्शन। क्लियर है कि हाँ सर, तेरे को मैं दे दूंगा एग्जाम्शन, खाली एक ही कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होती है। क्लियर है कि हाँ सर। बैंक वर्सेस एनबीएफसी, सब लोग चैट बॉक्स में एक ही मंत्रा लिखेंगे, पता है क्या? नो डीडी, नो चेक, नो डीआईसीजीसी, नो प्रायोरिटी। सब लोग ये अपन ने पढ़ा था सर। नो डीडी, नो चेक, नो डीआईसीजीसी, नो प्रायोरिटी, सब लोग चैट बॉक्स में ये मंत्रा लिखेंगे। सर ये क्या बकवासें किए जा रहे हो? मैंने बोला बहुत सिंपल है, एनबीएफसी जो होती है ना कभी भी डीडी एक्सेप्ट नहीं करती है, डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती है। क्लियर है हाँ। लेकिन कोई एनबीएफसी टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लेती है, ये अपन ने पढ़ा था। हाँ सर। एनबीएफसी के नाम का कभी तुमने चेक देखा है क्या? जैसे कि बैंक के नाम का, बैंक ऑफ बड़ौदा के नाम का चेक होता है। मैंने बोला नहीं सर, एनबीएफसी कभी भी चेक इशू नहीं करती, इसीलिए इट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया। वो भारत के पेमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं बनती। सर 5 लाख का जो इंश्योरेंस बैंक में मिलता है, क्या वो आपको एनबीएफसी में मिलता है? मैंने बोला नहीं सर। डीआईसीजीसी जो बैंक में मिलता है ना सर, बैंक के डिपॉजिटर्स को मिलता है, वो एनबीएफसी के डिपॉजिटर्स को नहीं मिला जाता। यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन होता है डीआईसीजीसी। मैंने बोला ये जो बेनिफिट होता है वो एनबीएफसी वालों को नहीं मिलता है। और नो मिनिमम एक्सपोजर टू प्रायोरिटी सेक्टर रिक्वायर्ड बाय एनबीएफसी। इसका सिंपल सादा सा मतलब ये है, जो होता है ना एग्रीकल्चर सेक्टर को इतना लोन देना ही पड़ेगा एक बैंक को। मैंने बोला ऐसा कुछ भी एनबीएफसी में नहीं है, ऐसा कुछ भी एनबीएफसी में नहीं है कि आपको एग्रीकल्चर सेक्टर को इतना लोन देना ही पड़ेगा। मैंने बोला नो 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 नो, ना तो आप डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करोगे, ना तो आप चेक बनेगा आपके नाम का, ना ही डीआईसीजीसी का इंश्योरेंस मिलेगा, ना ही मिनिमम एक्सपोजर होने वाले। ठीक है सर। ऑडिट प्रोसीजर्स जेड कैटेगरी क्वेश्चन है, एक्सेप्ट फोर्थ पॉइंट जो है एक्स कैटेगरी का है, आ सकता है एग्जाम में। सबसे पहले मैं सर्टेन करूंगा बिजनेस ऑफ एनबीएफसी को, बिजनेस ऑफ कंपनी करती क्या है। उसके लिए मैं 2 चीजें पढ़ूंगा, एक चीज डिस्कस करूंगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को पढ़ूंगा, मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग को पढ़ूंगा और डिस्कशन करूंगा मैं मैनेजमेंट के साथ। 2 चीजें पढ़ूंगा और एक चीजें बोलूंगा। मैं इवैल्यूएट करूंगा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। बेसिक सी बात अपने देखी थी सर, अकाउंटिंग देखना और इंटरनल कंट्रोल देखना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। उससे मैं फ्रॉड आइडेंटिफाई कर पाऊंगा और उससे मैं डिटरमाइन कर पाऊंगा मेरे ऑडिट प्रोसीजर्स को, दैट इज नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर को। फिर रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई, मैंने बोला था इसमें मैं 3 चीजें लिख करके चलूंगा। रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई में एक लाइन में लिखनी है मेरे को, 3 से ज्यादा लंबी करके नहीं लिखनी। सबसे पहले मेरे को देखना है कि प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, हाँ सर। फिर मेरे को देखना है कि मैंने ऑब्टेन किया होना चाहिए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, हाँ सर। और फिर मेरे को देखना है कि मैंने नेट ओन फंड की रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल की होनी चाहिए, हाँ सर। ठीक है हाँ। उसके बाद इंपॉर्टेंट ये था, इसके ऊपर सवाल बन सकता है, पॉइंट नंबर 4। क्या मैंने बोला ना सर, बड़े ध्यान से देखना सर इसमें। मैंने बोला आपको ऑडिट प्रोसीजर का क्वेश्चन बनेगा कि आपको एनबीएफसी में क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाने। क्लियर है? हाँ सर। पब्लिक डिपॉजिट के एक्सेप्टेंस को लेकर के तो मेरे को है ना चेक करने सर 4-5 आर चेक करूंगा मैं। क्या सर? आर। सबसे पहला, क्या एनबीएफसी ने अपना रिटर्न्स टाइम पे भरा है कि नहीं? पहला आर फॉर रिटर्न्स। दूसरा, न मैंने आज तक दारू को हाथ लगाया है, न मैं कभी जिंदगी में दारू को हाथ लगाऊंगा, आई स्वेयर। मैंने आज तक ना लगाया ना कभी लगाऊंगा। यानी मैं बोर्ड रेजोल्यूशन देखूंगा, बोर्ड रेजोल्यूशन। पता है क्या, मैं बोर्ड रेजोल्यूशन चेक करूंगा, ना आज तक मैंने पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है, ना आगे मैं कभी जिंदगी में पब्लिक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करूंगा। क्लियर है क्या? मैंने बोला हाँ। वो एनबीएफसी जो कि पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती ना, उसके लिए मेरे को बोर्ड रेजोल्यूशन चेक करना है, ना आज तक पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है, ना फ्यूचर में कभी पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है। फिर याद है मेरे को डिपॉजिट रजिस्टर चेक करने थे और इसमें मेरे को टेस्ट चेक करना था, पर्टिकुलर्स फॉर ईच डिपॉजिटर। इसका अपन ने क्वेश्चन भी देखा था, इसका मैंने तुमको मस्त से एग्जांपल भी दिया था कि एक एनबीएफसी थी, इसके 4-5 डिपॉजिटर थे, हर डिपॉजिटर ने कुछ इंस्टॉलमेंट में पैसा भरा था। तो मेरे को इंस्टॉलमेंट चेक करने, सारे इंस्टॉलमेंट नहीं सर, टेस्ट चेक बेसिस पे करूंगा। याद है अपन ने ऐसा दिया था। श्रुति एनबीएफसी थी अपने केस में, तो आशुतोष, करिश्मा, संयम, उसके 3 डिपॉजिटर थे, सबने 20-20 लाख का अमाउंट डिपॉजिट किया था। मैंने बोला 20 लाख का कैसे किया था? 5-5-6-4 ऐसे 4 इंस्टॉलमेंट में किया था। तो मैं हर डिपॉजिटर के, आशुतोष के भी, करिश्मा के भी और संयम के भी 1-2 इंस्टॉलमेंट के अमाउंट को चेक कर लूंगा। याद है तुम लोगों को ऐसा अपन ने कुछ देखा था? ये तो समझने की बात थी, इतना डीप में जाना नहीं चाहिए तुमको। क्लियर है? हाँ सर। वेरीफाई करूंगा मैं डिपॉजिट रजिस्टर और मैं टेस्ट चेक करूंगा पर्टिकुलर सिनेट फॉर ईच डिपॉजिटर। ठीक है, मैं टेस्ट चेक करूंगा हर एक डिपॉजिटर का अमाउंट। फिर चौथा अर्थ है क्रेडिट रेटिंग। मेरे को देखना है कॉपी ऑफ क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन्ड, कॉपी ऑफ क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन, यानी एनबीएफसी के पास क्रेडिट रेटिंग की कॉपी होनी चाहिए, उसके बिना एक एनबीएफसी धंधा नहीं कर सकती। और जो उसके पब्लिक डिपॉजिट है ना, वो एज पर क्रेडिट रेटिंग होने चाहिए सर। क्लियर है? मैंने बोला हाँ सर। तो ये देखो 4 आर तो इजी है। मैंने बोला रिटर्न का आर ले लिया था, हाँ सर। रेजोल्यूशन का आर ले लिया था, हाँ सर। रजिस्टर का आर ले लिया था, हाँ सर। रेटिंग का आर ले लिया था, हाँ सर। और फिर मैंने बोला 5 बार लिया था इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट। मैंने बोला टेस्ट चेक करूंगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन ये देखने के लिए कि एनबीएफसी ने एक्सेस इंटरेस्ट पे नहीं किया होना चाहिए। 5 आर अपन ने किसके लिए याद किए थे? डिस्क्रिप्टिव के लिए। एक कर लिया था एमसीक्यू के लिए। एमसीक्यू के लिए बहुत प्यारा पॉइंट किया था। मैंने बोला था मैं एनबीएफसी एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट हूं। मैंने वो पब्लिक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करके क्या किया? मैंने बोला मैंने एफडी में पैसा डाला था, लिक्विड एसेट में पैसा डाला था, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में मैंने एफडी कराई थी। तो बस वो मैं एफडी को चेक करके आ जाऊंगा शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में जो मैंने कराई थी। ठीक है सर। ये एक अलग से क्वेश्चन बनेगा, व्हाट आर द ऑडिट प्रोसीजर्स, किसके लिए सर?
एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट के लिए। क्लियर, एनबीएफसी एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शन के हिसाब से। अब एक अलग सा क्वेश्चन बनेगा अपग्रेडिंग डाउनग्रेडिंग क्रेडिट रेटिंग को लेकर के। क्लियर है क्या? मैंने बोला हाँ, अपग्रेडिंग डाउनग्रेडिंग क्रेडिट रेटिंग, मस्त सा एग्जांपल लिया था। अपग्रेड अगर होगा ना क्रेडिट रेटिंग तो पब्लिक डिपॉजिट इंक्रीज होगी, हाँ सर। डाउनग्रेड अगर होगा ना क्रेडिट रेटिंग तो पब्लिक डिपॉजिट क्या होगी ना सर, डिक्रीज होगी। क्लियर है क्या? हाँ सर। मैंने बोला दोनों ही केस में मेरे को आरबीआई को बताना पड़ेगा। मैंने बोला हाँ सर, आरबीआई को बताना पड़ेगा। सर अपग्रेड होगी ना तो अच्छी बात है, अपग्रेड होगी ना तो बहुत अच्छी बात है। अपग्रेड हुई ना तो क्या फायदा है? मैंने बोला अगर अपग्रेड होती है तो आप जितना भी चाहो उतना पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन भगवान ना करे आपकी डाउनग्रेड हो गई बिलो मिनिमम ग्रेड, तो आपको क्या करना पड़ेगा? रेगुलराइज करना पड़ेगा एक्सेस डिपॉजिट को। कैसे करोगे? बहुत बेस्ट एग्जांपल मैंने लिया था, अगर तुमको याद हो तो। याद है? बेस्ट एग्जांपल मैंने तुमको लिया था, एक सचिन एनबीएफसी था, एक प्रवीण एनबीएफसी था। सचिन एनबीएफसी की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड हो गई तो बिंदास तरीके से डिपॉजिट को क्या कर पाता है? एक्सेप्ट कर पाता है और डिपॉजिट ले पाता है। भगवान ना करे कल को प्रवीण एनबीएफसी की क्रेडिट रेटिंग अगर डाउनग्रेड हो गई ना तो वो फ्रेश डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर पाता, पुरानी वाली को रिन्यू नहीं कर पाता। लेकिन प्रवीणा उसके पास आई थी, उसकी प्रेमिका थी प्रेमिका, प्रवीण की प्रेमिका थी प्रवीणा। वाह, प्रवीण की प्रेमिका थी प्रवीणा। कितना पीपी हो गया? हाँ सर। तो उस पर्टिकुलर केस में प्रवीणा कहती है भाई कुछ भी हो जाए मैं तो पैसा प्रवीण में ही डालूंगी, यानी प्रवीणा एक नंबर की क्या थी? तुम बताना। प्रवीणा एक नंबर की क्या थी? पागल थी कि पागल नहीं थी? क्या वो पागल कहलाएगी? क्या अति पागल कहलाएगी? महापागल कहलाएगी? मैंने क्या बोला सर? क्या करूंगा मैं? तो रेगुलराइज करना पड़ेगा एक्सेस डिपॉजिट। कैसे करूंगा? मैंने बोला स्टॉप एक्सेप्टिंग फ्रेश डिपॉजिट। फ्रेश डिपॉजिट आप लेना बंद कर दे प्रवीण, मैं तेरे को वार्न कर रहा हूं। पुरानी वाली तू रिन्यू भी मत कर, रिन्यूअल करना भी तू बंद कर दे। सर मेरी तो पहले से ही चल रही थी, अभिषेक की पहले से ही चल रही थी। अभिषेक की उधर जो है ना डिपॉजिट पहले से ही चल रही थी। मान लो अभी 2025 चल रहा है ना, वो बोल रहा है अभिषेक मेरी तो 2028 में मैच्योर होगी। मैंने बोला कोई नहीं, 2028 में जब मैच्योर होगी ना तो देखो मैं रीपे कर दूंगा। 28 में आना अभिषेक, जो तेरा पैसा नहीं तेरे मुंह पे मारूंगा, ठीक है? उसके बाद मैं रिन्यूअल नहीं कर सकता हूं। क्लियर है क्या? हाँ। यानी मैंने बोला नो मैच्योर्ड पब्लिक डिपॉजिट शैल बी रिन्यूड, मैं रिन्यूअल करूंगा ही नहीं अनलेस कोई प्रेमिका आ गई तुम्हारी, कोई प्रवीणा जैसी पागल आ गई ना तो मैं कुछ नहीं कर सकता। यानी अगर एक्सप्रेस और वॉलंटरी कंसेंट है डिपॉजिटर का, हाँ मेरे को तो मेरी मरवानी है भाई, तो फिर वो मरवाएगा अपनी, तो फिर वो अपने पैसों को आग लगाएगा। क्लियर है? जैसे प्रवीणा ने क्या किया, प्रवीण में पैसे डाल के अपने पैसों को आग लगाई, क्योंकि वैसे ही प्रवीण का तो क्या हो गया था, डाउनग्रेड हो गया था। ये जो भी पोजीशन होगी मेरे को रिपोर्ट करनी है विद इन 15 वर्किंग डेज आरबीआई को। क्लियर है कि हाँ सर क्लियर है? 4 पॉइंट का क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन बन चुका है इसीलिए बोल रहा हूँ। क्लियर है? ये 1 2 3 4 करके 4 पॉइंट है। हाँ सर। 5वां पॉइंट है इज अबाउट एनबीएफसी प्रूडेंशियल नॉर्म्स। क्या बोल रहे हैं सर? 2 पॉइंट प्रूडेंशियल के लिए थे, 2 पॉइंट एनबीए के लिए थे। बहुत आसान था सर, इससे ज्यादा आसान कुछ था नहीं। सबसे पहले मेरे को चेक करनी है प्रूडेंशियल नॉर्म्स। क्या चेक करना है? कंप्लायंस विद प्रूडेंशियल नॉर्म्स, यानी कि इनकम रिकॉग्निशन, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एसेट क्लासिफिकेशन। कौन से होते हैं? जो होता है ना टीयर 1 कैपिटल, टीयर 2 कैपिटल, अभी पढ़े। फिर प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट तुमको जो मैंने पढ़ाई डाउटफुल की, स्टैंडर्ड की, वो सारी। क्लियर है कि हाँ सर? फिर मेरे को देखना है कि जो मैंने एडवांसेस है ना प्रॉपर तरीके से क्लासिफाई किए हैं क्या इनटू स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल लॉस, और उसका प्रॉपर प्रोविजन बनाया है क्या? हाँ सर। ये 2 पॉइंट में प्रूडेंशियल के देख के चलूंगा। 2 पॉइंट में देखूंगा एनपीए के। एनपीए का मतलब क्या सर? एनपीए का मतलब क्या सर? फॉर एनपीए ऑडिटर हैज टू चेक वेदर अनरियलाइज्ड इनकम हैज नॉट बीन टेकन टू पीएनएल अकाउंट ऑन एक्रूअल बेसिस। मैंने क्या बोला था? एनपीए की जो इनकम है हमेशा वो कैश बेसिस पे जाएगी, रियलाइजेशन बेसिस पे जाएगी। तो मेरे को चेक करना है कि जो एनपीए की इनकम है ना वो रियलाइजेशन बेसिस पे ही जानी चाहिए। मेरे को चेक करना है कहीं मैंने गलती से उसको एक्रूअल बेसिस पे तो नहीं ले लिया। ठीक है? हाँ। उसके अलावा मैंने बोला था एक एनपीए होगा मेरा प्रीवियस ईयर में, तो मेरे को चेक करना है क्या अभी भी वो एनपीए है, क्या करंट ईयर में भी वो एनपीए, क्या करंट ईयर में भी मेरे को उसमें से पैसा नहीं मिलने वाला है क्या? ठीक है, करंट ईयर में भी एनपीए है तो मैं उसको करंट ईयर में भी एनपीए में ही दिखाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। साला प्रीवियस ईयर भी तू एनपीए था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट था, मेरे को तेरे में से 1 रुपए का बेनिफिट नहीं था। इस बार भी तू एनपीए, ठीक है, मैं करंट ईयर में भी एनपीए के रूप में दिखाऊंगा। लेकिन अगर वो रेगुलर हो गया है तो मैं उसके क्लासिफिकेशन को बदल के नॉन परफॉर्मिंग से क्या कर दूंगा सर? परफॉर्मिंग कर दूंगा। क्लियर है क्या? हाँ सर। अगर नहीं, यानी कि अगर वो एनपीए से हट के परफॉर्मिंग में आ गया है ना तो आपको दिखाना पड़ेगा उसको एनपीए से काट करके परफॉर्मिंग में दिखाना पड़ेगा। आसान था क्या? देखो अभी तक एनपीए में ना तो ठीक है एनपीए में ही दिखाऊंगा, लेकिन अगर परफॉर्मिंग हो गया ना तो परफॉर्मिंग में दिखाना पड़ेगा। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड में एनबीएफसी जुम्मे की रात है मिक्का करेगा फन, MICAFUN सबकी स्टार्टिंग पॉइंट। मिस एप्रोप्रिएशन एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इरेगुलरिटीज इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, चीटिंग एंड फोर्जरी, एनी अदर फ्रॉड, फ्रॉडुलेंट एनकैशमेंट थ्रू फोर्ज्ड इंस्ट्रूमेंट्स, मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अनऑथराइज्ड क्रेडिट फैसिलिटीज एक्सटेंडेड फॉर रिवॉर्ड, इलीगल ग्रेटिफिकेशन, नेग्लिजेंस इन कैश शॉर्टेज। इसके अपन ने एकाएक चीज को डिस्कस किया था, डीप में एग्जांपल दिए थे संयम भाई से, संयम भाई को लेकर के एग्जांपल दिए थे। संयम भाई ने फोर्जरी कर ली थी। हाँ सर। संयम भाई ने मेरे को कार दी थी, रिवॉर्ड दी थी, उसके बदले मैंने उसको क्रेडिट फैसिलिटी दी थी। हाँ सर। सर ये एग्जांपल वगैरह अभी लेने क्या नहीं सर, 1.5 दिन में तुमको वो वाले सारे एग्जांपल देख करके नहीं चलने, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा खाली कैश शॉर्टेज वाले पॉइंट में से। ठीक है? तो मैं उतना पढ़ा रहा हूं जितना कि तुमको 1.5 दिन में पढ़ करके चलना है। वो जो एग्जांपल थे वो अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए अपन ने लिए थे क्लास में, ताकि तुमको चीजें क्या हो ना कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो। क्लियर है? हाँ सर। सर मैंने क्या बोला? सबको मैं बोल दूंगा ऑलवेज फ्रॉड, यानी चाहे पॉइंट नंबर 1 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, मैं बोलूंगा दे आर ऑलवेज फ्रॉड, ऑलवेज फ्रॉड, ऑलवेज फ्रॉड, ऑलवेज फ्रॉड। लेकिन जब मैं बात करूंगा पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 7 की, दैट इज व्हेन आई टॉक अबाउट इरेगुलरिटीज इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन एंड व्हेन आई टॉक अबाउट कैश शॉर्टेज।
एंड व्हेन आई टॉक अबाउट कैश शॉर्टेज, मेरे को देखना है डैश, मेरे को देखना है, तुम बताना सर चैट बॉक्स में, मेरे को देखना है इंटेंशन। इंटेंशन इंटेंशन इंटेंशन, अगर नियत में खोट होगी ना, नियत में खोट होगी यानी इंटेंशन चाहे सस्पेक्टेड होगा चाहे प्रूव्ड होगा, तभी मेरे को उसको फ्रॉड बोलना है, तभी मेरे को उसको फ्रॉड बोलना है। बाकियों में मैं बिंदास तरीके से फ्रॉड बोल दूंगा, यानी बाकियों में चाहे बात 1 रुपए की हो चाहे बात 1000 करोड़ की हो, फ्रॉड। बाकियों में चाहे इंटेंशन हो कि ना हो, फ्रॉड। लेकिन व्हेन आई टॉक अबाउट इरेगुलरिटीज इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन एंड व्हेन आई टॉक अबाउट कैश शॉर्टेज, मेरे को देखना होता है इंटेंशन। सर लेकिन 2 चीजें मैंने देखी थी हमेशा फ्रॉड होती है। सर कौन सी? कैश शॉर्टेज ऑफ मोर देन 10,000, ओके सर। कैश शॉर्टेज ऑफ मोर देन 5,000 प्लस 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 कैशियर ने उसको रिपोर्ट नहीं किया, तो फिर किसने रिपोर्ट किया है? मैंने बोला माओ ने यानी मैनेजमेंट ने, ऑडिटर ने, ऑफिसर ने। अगर तुमको याद है तो कल अपन ने इसके बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखे थे। इतने का फॉरेक्स का दिक्कत हो गया, इतने का कैश शॉर्टेज का चोरी हो गया, इसमें इंटेंशन है, इसमें इंटेंशन नहीं है। वो क्यों था? तुम्हारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बिल्ड करने के लिए। 1.5 दिन में खाली तुम्हें कंडीशन याद रख के चलोगे। क्लियर है कि हाँ सर? 1.5 दिन के हिसाब से। चलो सर, ऑडिट चेकलिस्ट और वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स फॉर एनबीएफसी आईसीसी यानी इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी। मैंने बोला क्योंकि एनबीएफसी आईसीसी है तो इसमें शेयर्स की बातें होगी, इन्वेस्टमेंट की बातें होगी। हाँ सर, 3 पॉइंट है सर कंफर्मेशन के, बहुत ही ज्यादा इजी। मेरे को ऑब्टेन करना है बैलेंस कंफर्मेशन कंसर्न्ड पार्टी से, मेरे को ऑब्टेन करना है कंफर्मेशन इंटरमीडियरी से, और मेरे को ऑब्टेन करना है कंफर्मेशन डिपॉजिटरी से। क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। सर क्यों इंटरमीडियरी से करना है, क्यों डिपॉजिटरी से करना है? क्योंकि मैंने सिक्योरिटीज को लेंड किया होगा, बोरो किया होगा, मैंने नहीं किया होगा, इंटरमीडिएरी डिपॉजिटरी ने मेरे बिहाफ पे ये चीजें करी होगी। क्लियर है क्या? मैंने बोला हाँ सर, जो सिक्योरिटी मैंने डिपॉजिट करी होगी, बोरो की होगी, वो मैंने नहीं करी होगी, मेरे बिहाफ पे इंटरमीडिएरी डिपॉजिटरी ने करी होगी। क्लियर है? समझ में आता है? ठीक है, नहीं समझ में आता है भाड़ में जाए, बस 3 लोगों से कंफर्मेशन ऑब्टेन करना है, ये समझ के चलो सर। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। फिर मैंने तुमको क्या बोला ना, 3 चीजें कंफर्मेशन की ली थी इसमें। हाँ, फिर एक चीज मैंने ली थी, स्टॉक मार्केट पे 50 रुपए का था, कोई शेयर था रिलायंस का 50 रुपए का है, लेकिन ब्रोकर मेरे को कितने में देगा? ब्रोकर मैं बोल सकता हूँ मेरे को 60 रुपए में देगा। हाँ सर, ब्रोकर मेरे को 60 रुपए में देगा, तो मैं टेस्ट चेक कर लूंगा। मैं टेस्ट चेक कर लूंगा कि ब्रोकर के बिल को मैं टेस्ट चेक करूंगा। एक हाथ में मैं लूंगा ब्रोकर के बिल, अच्छा साले ब्रोकर ने 60 रुपए मेरे से लिए। दूसरे हाथ में मैं लूंगा स्टॉक मार्केट का कोटेशन, अच्छा एक्चुअली में तो 50 रुपए। क्या मैं कर लूंगा? टेस्ट चेकिंग कर लूंगा। ऐसे 10-12 बिल में से कोई भी 3-4 बिल को मैं चेक कर लूंगा। उसके अलावा सर ये ब्रोकर मेरे से क्या चीज चार्ज करते हैं? चार्जेस चार्ज करते हैं। तो वेरीफाई करना है चार्जेस रिसीव्ड और पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज लैंड बोरोड। जो भी सिक्योरिटीज आपने दी है या जो भी सिक्योरिटीज आपने ली है उस पर कितने चार्जेस है ना, वो बेसिकली मेरे को चेक करने। क्लियर है? हाँ। और एंड में अपन ने देख लिया था उषा रानी ने मेरे साथ फ्रॉड किया था। याद है उषा रानी ने मेरे साथ क्या फ्रॉड किया? मैं था शंकर लखमानी एनबीएफसी, मैंने लोन देना था उषा रानी को। मैंने लोन किसको देना था सर? उषा रानी को मेरे को लोन देना था। उषा रानी से मैंने उसका मांगा था कुछ प्रॉपर्टी। उषा रानी ने क्या किया था ना, मेरे ही शेयर्स मेरे को चिपका दिए थे। याद है क्या तुमको? मेरे ही शेयर्स मेरे को चिपका दिए थे। तो मैंने बोला भाई ऐसा करना है, भाई चेक कर लेना कि तुम्हारे साथ ऐसा स्कैम ना हो जाए, चेक कर लेना तुम्हारे साथ ऐसा स्कैम ना हो जाए, यानी वेरीफाई करना है वेदर एनबीएफसी हैज नॉट एडवांस्ड एनी लोन अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ ओन शेयर्स। कहीं तुमने ऐसी तो बेवकूफपंती नहीं कर दी कि तुमने लोन दे दिया खुद की ही शेयर्स के सिक्योरिटी के सामने। भाई तुमको उषा रानी का लैंड एंड बिल्डिंग लेना चाहिए था, प्लांट एंड मशीनरी लेनी चाहिए थी, पर तुमने क्या किया ना, उसको लोन दे दिया अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ योर ओन शेयर्स। साला उषा रानी ने क्या किया ना, तुम्हारे ही शेयर्स तुमको गिरवी रख दिए। तो देखना कि ऐसा तुम्हारा कट ना जाए। क्लियर है क्या? तो 3 चीजें कंफर्मेशन की देखी थी मैंने। हाँ सर 3 चीजें कंफर्मेशन की देखी थी। एक मैंने क्या देखा सर? टेस्ट चेक देखा था सर। टेस्ट चेक ठीक है। टेस्ट चेक से क्या आता है? चार्जेस आता है सर। चार्जेस मैंने बोला हाँ सर ब्रोकर क्या लेगा मेरे से? चार्जेस लेगा। तो पॉइंट नंबर 1 और 3 को कोरिलेट करके चलना, चार्जेस चेक करूंगा। और दूसरा उषा रानी वाला पॉइंट टेस्ट करना है कि क्या एनबीएफसी ने कोई लोन तो नहीं दे दिया है अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ ओन शेयर्स। ठीक है सर। इन डेज सारी एनबीएफसी को एप्लीकेबल रहने वाला है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिवीजन 2 जो कि अदर देन एनबीएफसी को लगता है एंड डिवीजन 3 जो कि एनबीएफसी को लगता है ऑफ शेड्यूल 3। मैंने बोला इससे आसान कुछ था नहीं सर। मेमोरी टेक्निक को पहले समझ के चलेंगे सर। क्या था सर? पीएनएल बैलेंस शीट ट्रेड रिसीवेबल सीडी, ये था अपना मेमोरी टेक्निक। पीएनएल बैलेंस शीट ट्रेड रिसीवेबल और सीडी। हाँ सर याद आता है सर। सर क्या है सर? अब देखो अंदर से पीएनएल सबसे पहले तो क्या मैंने बोला, एनबीएफसी जो है ना, एनबीएफसी वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के मालपानी यानी उसके अंदर की आइटम्स को किस में दिखाएगी ना सर? फेस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में दिखाएगी, नोट्स टू अकाउंट्स में नहीं दिखाएगी। अगर तुमको याद हो तो। हाँ, क्योंकि नॉर्मल कंपनी जो होती है वो नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाती है। हो गया पीएनएल का पॉइंट। बैलेंस शीट का पॉइंट क्या तुमको याद है? सब लोग चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे लिक्विडिटी। एनबीएफसी अपने बैलेंस शीट को बनाएंगे लिक्विडिटी ऑर्डर में। लिक्विडिटी ऑर्डर में नॉर्मल केस में ऐसा नहीं होता। याद है अपन ने इसका एग्जांपल भी दिया था, तुम 11-12 में कैसे दिखाते थे लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी। अब कैसे दिखाओगे? हाँ सर समझ गए। पीएनएल बैलेंस शीट का पॉइंट हो गया। हाँ सर। ट्रेड रिसीवेबल का पॉइंट सेपरेट डिस्क्लोजर करना पड़ेगा मेरे को वो ट्रेड रिसीवेबल का, सेपरेट डिस्क्लोजर मेरे को करना पड़ेगा वो ट्रेड रिसीवेबल का व्हिच हैव सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क। मतलब तुषार मेरा डेटर है, तुषार जो है ना तुषार, उससे मेरे को एक फूटी कौड़ी नहीं आने वाली, यानी मैं बोलूं क्रेडिट रिस्क मेरा इंक्रीज हो गया। हाँ सर, तो उसका मेरे को सेपरेट डिस्क्लोजर करना पड़ेगा ट्रेड रिसीवेबल में। ये हो गया ट्रेड। ये क्या हो गया सर? ट्रेड। फिर अगला क्या है सर? रिसीवेबल। एनबीएफसी को सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा रिसीवेबल्स में। एनबीएफसी को सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा रिसीवेबल्स में। किसमें सर? रिसीवेबल्स। नीचे डिस्क्लोजर में डालेगा रिसीवेबल्स।
क्या सर? डेट्स ड्यू फ्रॉम एलएलपी इन विच डायरेक्टर इज पार्टनर मेंबर। सर पता है मैंने तुमको कैसे मस्त सा एग्जांपल देकर के समझाया था, याद है क्या तुम लोगों को? मान लो एक दीक्षा एनबीएफसी थी। क्या है सर? एक दीक्षा एनबीएफसी थी। अब दीक्षा एनबीएफसी है ना, वो नीचे अपने बैलेंस शीट के नीचे एक बनाएगी मस्त सा नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स में वो बताएगी सर रिसीवेबल्स। क्या बताएगी सर? क्या डिस्क्लोज करेगी? रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स मतलब क्या? इन एलएलपी से मेरे को पैसा आने वाला है, इन एलएलपी से मेरे को पैसा आने वाला है। क्या सारी एलएलपी वो दिखाएगी क्या? नहीं सर, वो खाली वही एलएलपी दिखाएगी जिसमें दीक्षा का हस्बैंड नौकर था या सेठ था। यानी मैं बोलूं दीक्षा का डायरेक्टर जिसमें पार्टनर था या मेंबर था। पार्टनर यानी कि सेठ था, मेंबर यानी कि नौकर था। क्लियर है क्या? दीक्षा एनबीएफसी दिखाएगी मेरे को एलएलपी से पैसा आने वाला है। क्या सारी एलएलपी अपन ने कंसीडर करके चले थे क्या क्लास में? नहीं सर, वही वाली अपन ने एलएलपी कंसीडर करी थी, उसमें ही एलएलपी में से पैसा आने वाला है। कौन सी एलएलपी? जिसमें दीक्षा का हस्बैंड यानी दीक्षा का डायरेक्टर क्या था ना सर? नौकर था या सेठ था। यानी वो उस एलएलपी में या तो नौकर था, नॉर्मल मेंबर था, या सेठ था, बड़ा पार्टनर था। क्लियर है क्या? बस वही है। तो मेरे को क्या दिखाना है ना, सेपरेट डिस्क्लोजर करना है रिसीवेबल्स में, सेपरेट डिस्क्लोजर करना है रिसीवेबल्स में। डेट्स ड्यू फ्रॉम एलएलपी, एलएलपी से मेरे को पैसा आने वाला है। कौन सी एलएलपी? जिसमें दीक्षा का हस्बैंड यानी क्या है एलएलपी का, सॉरी एनबीएफसी का डायरेक्टर क्या है सर? पार्टनर है या मेंबर है। एलएलपी में जो है ना दीक्षा का हस्बैंड यानी कि दीक्षा क्या थी? एनबीएफसी थी। यानी एनबीएफसी का डायरेक्टर क्या होना चाहिए? उस एलएलपी में पार्टनर होना चाहिए, मेंबर होना चाहिए। मैंने बोला ठीक है सर, हम समझ गए। आसान था क्या? मैंने बोला हाँ सर, आसान था ना? हाँ सर। ये क्या हो गया सर? रिसीवेबल। फिर कंडीशन और डिस्क्लोज। सर सी फॉर कंडीशन, मैंने क्या बोला? कंडीशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर स्टैट्यूटरी रिजर्व्स हैव टू बी सेपरेटली डिस्क्लोज्ड इन नोट्स। कोई कंडीशन है रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन फॉर स्टैट्यूटरी रिजर्व। जैसे अपन ने एग्जांपल क्या लिया था? एबीसी को मैं पैसा दूंगा, डीईएफ को मैं पैसा नहीं दूंगा। तो ये क्या है ना, कंडीशन रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व। तो इसको मेरे को सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट्स में, ऐसे एनबीएफसी में बोला गया सर। और फिर आखिरी में था डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर किसका करेंगे ना? सिंपल सी बात है, एनबीएफसी के केस में देखा था, नॉर्मल कंपनी के केस में देखा था। एनबीएफसी को सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। पता है क्या? कोई भी आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर जो कि है इन एक्सेस ऑफ 1% ऑफ टोटल इनकम। मान लो एनबीएफसी की टोटल इनकम है 100 का 1% कितना आता है? 1 आता है। 1, हाँ सर, 100 का 1% कितना आता है सर? 1 आता है। मैंने बोला 1 रुपए से ज्यादा का कोई भी इनकम एक्सपेंडिचर होगा वो सेपरेटली उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सर नॉर्मल कंपनी के केस में क्या होता है? नॉर्मल कंपनी के केस में अपने 2 एग्जांपल ध्यान में रख के चलने का। मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से 1 करोड़ का, 1 करोड़ का मैं लूंगा 1%। कितना होता है 1 करोड़ का 1%? मैं बोलूं 1 लाख होता है। हाँ सर, 1 लाख और 10 लाख विच एवर इज हायर। क्या है सर? 10 लाख है। हाँ सर, 1 लाख 10 लाख विच एवर इज हायर। क्या है सर? 10 लाख है। 10 लाख के ऊपर के ट्रांजैक्शन में डिस्क्लोज करूंगा, उसके नीचे के ट्रांजैक्शन में डिस्क्लोज नहीं करूंगा। एग्जैक्ट 10 लाख के भी ट्रांजैक्शन में डिस्क्लोज नहीं करूंगा। सिमिलरली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है मान लो 100 करोड़, 100 करोड़ का 1% मैं लूंगा। कितना सर? 1 करोड़। 1 करोड़ और 10 लाख विच एवर इज हायर। कितना है सर? 1 करोड़। मैंने बोला 1 करोड़ के ऊपर के ट्रांजैक्शन में डिस्क्लोज करूंगा, एग्जैक्ट 1 करोड़ या उसके नीचे के ट्रांजैक्शन में डिस्क्लोज नहीं करूंगा। क्लियर है क्या? ये हो गया अपना डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एनबीएफसी एंड अदर देन एनबीएफसी। क्या थी मेमोरी टेक्निक? बैलेंस शीट पीएनएल, देखो बाजू में लिख रखी है, बैलेंस शीट पीएनएल, ट्रेड रिसीवेबल, कंडीशन और डिस्क्लोज। बैलेंस शीट पीएनएल, टीआर और सीडी। क्लियर है क्या? मैंने बोला हाँ सर क्लियर है, आसान था। ऑडिट रिपोर्ट टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स एडिशनल रिपोर्ट टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स ड्यूटी टू रिपोर्ट या ऑडिटर्स ऑब्लिगेशन। ये क्वेश्चन अलग है ऑडिट प्रोसीजर के मुकाबले। क्लियर है? फॉर ऑल एनबीएफसी। मैंने बोला ऑल एनबीएफसी में मैं बोल दूं सिंपल सी 3 बातें जो कि अपन पहले दिन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। सिंपल सी 3 बातें जो कि अपन पहले दिन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। सर मैं बोल दूं, दिखाऊं? सिंपल सी 3 बातें मैं दिखाऊं तुमको? हर एनबीएफसी को प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया मीट करना है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करना है, नेट ओन फंड उसका बराबर लिमिट का होना चाहिए। क्लियर है? हाँ सर, वही तो 3 बातें हैं, वही तो 3 बातें हैं। क्या है 3 बातें? मैंने बोला सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन कर लेना है, नेट ओन फंड क्राइटेरिया मीट होना चाहिए, प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया मीट होना चाहिए। सर ये प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया जो है एक बार मीट हो गया तो चलेगा कि हर साल देखना पड़ेगा? तुम मेरे को चैट बॉक्स में लिख के बताना। 1 साल मीट हो गया कि चलेगा कि हर साल मेरे को देखना पड़ेगा? मैं कहा हर साल देखना पड़ेगा, यानी मेरे को देखना है वो एंटाइटल्ड है टू कंटिन्यू, एंटाइटल्ड है टू कंटिन्यू। ठीक है, उसके लिए क्या किया था ना, एनबीएफसी भागा भागा गया था शंकर लखवानी के पास, ऑडिटर के पास। ऑडिटर के पास गया था, एक सर्टिफिकेट लेकर के आया था। किस चीज का वो सर्टिफिकेट था? वो सर्टिफिकेट था कि भाई मैं एलिजिबल हूं टू होल्ड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, में हर साल ये क्राइटेरिया को फुलफिल करना हूं। ये सर्टिफिकेट मैंने दिया था आरबीआई को 5 दिन के अंदर अंदर। यानी मैं बोलूं एनबीएफसी पहले स्टेट ऑडिटर से एक सर्टिफिकेट लेके आएगा, स्टेट ऑडिटर से एक सर्टिफिकेट लेके आएगा कि वो एलिजिबल है टू होल्ड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्लियर है क्या? और वो आरबीआई को दे देगा विद इन 5 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट। वो 5 दिन के अंदर अंदर आरबीआई को दे देगा, 5 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट, बट नॉट लेटर देन 31 दिसंबर। मैक्सिमम डेट क्या थी सर? 31 दिसंबर की थी। क्लियर है? हाँ सर। फॉर एनबीएफसी एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट मेरे को 2 बातें चेक करनी थी। पता है क्या? रिटर्न की बात और वॉयलेशन की बात। सर क्या बात थी? मैंने बोला 2 प्रकार की रिटर्न की बात। क्या एनबीएफसी ने आरबीआई को दिए हैं क्वार्टरली रिटर्न्स ऑन प्रूडेंशियल नॉर्म्स?
क्या एनबीएफसी ने आरबीआई को दिए हैं रिटर्न ऑन डिपॉजिट्स स्पेसिफाइड इन डीएनबीएस 0 ये हो गई 2 रिटर्न की बात। और 4 थी वॉयलेशन की बात। कौन सी थी वॉयलेशन की बात? बहुत सिंपल सा, क्या कंपनी ने वॉयलेट किया है क्या रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। यानी पता है क्या एग्जांपल दिया था, मना किया गया था इसको शंकर लखवानी से डिपॉजिट एक्सेप्ट मत करना, तो भी इसने शंकर लखवानी से डिपॉजिट एक्सेप्ट करी, यानी इसने वॉयलेट किया रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। पहली बात। दूसरी बात, भाई डिफॉल्ट कर दिया इसने, यानी इसने एक्सेप्ट कर लिया पब्लिक डिपॉजिट। एक एनबीएफसी ने पब्लिक डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर लिया है, क्लियर है, लेकिन जब रीपे करने की बारी आई ना, जब प्रिंसिपल देने की बारी आई, जब इंटरेस्ट देने की बारी आई, तो धोखा देगा ये एनबीएफसी, यानी कि क्या कर दिया इसने? डिफॉल्ट कर दिया। तीसरा, इसने है ना, इसने पब्लिक डिपॉजिट उठाए हैं इन एक्सेस ऑफ परमिसिबल लिमिट। आरबीआई ने बोला था खाली 10 लाख के एक्सेप्ट करना पब्लिक डिपॉजिट, इसने 20 लाख के एक्सेप्ट कर लिए। और चौथा, ये काम कर रही है विदाउट मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्रेडिट रेटिंग। अभी मैंने बोला था इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ेगी, तो पता चलेगा अपग्रेड हो रहा है कि डाउनग्रेड हो रहा है। इसने ली ही नहीं और ऐसे ही काम कर रही है। यानी मैं बोल रही हूँ 4 प्रकार के उसने फॉल्ट किए हैं, वॉयलेशन किए हैं। हाँ सर, तो 2 पॉइंट हो गए रिटर्न के और 4 पॉइंट हो गए वॉयलेशन के। फॉर एनबीएफसी नॉट एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट, कॉमन सेंस के पॉइंट थे इसमें, पता है क्या? बड़े ध्यान से देखना, कॉमन सेंस के पॉइंट है। मेरे को देखना है कि क्या रेजोल्यूशन पास किया गया था क्या ना। आज तक मैंने दारू को हाथ लगाया ना, कभी मैं आगे जिंदगी में दारू को हाथ लगाऊंगा। यानी देखना है मेरे को रेजोल्यूशन पास हुआ था क्या फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। ठीक है सर, मेरे को देखना है रेजोल्यूशन पास हुआ था कि नहीं हुआ था फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। ना आज तक मैंने दारू को हाथ लगाया ना, कभी आगे मैं जिंदगी में दारू को हाथ लगाऊंगा। फिर मेरे को देखना है क्या कंपनी हैज एक्सेप्टेड पब्लिक डिपॉजिट, यानी झूठ तो नहीं बोल रहा है। मैंने तुमको एक एग्जांपल दिया था, मैंने आज तक ना दारू को हाथ लगाया है ना मैं कभी फ्यूचर में दारू को हाथ लगाऊंगा, तो भी तुम लोगों ने मेरी बात पे विश्वास किया था क्या? नहीं, तुम लोगों ने बोला साला ये झूठ बोल रहा है, इसने कभी ना कभी तो दारू पी होगी। यानी बोर्ड रेजोल्यूशन पर तो मैं चेक करूंगा, बोर्ड रेजोल्यूशन में साफ साफ लिखा होगा ना आज तक पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करिए ना आगे कभी पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करूंगा, तो भी तुम लोग चेक करोगे कि कंपनी ने पब्लिक डिपॉजिट को एक्सेप्ट तो नहीं कर लिया। हाँ सर। फिर कॉमन सेंस के पॉइंट है, पता है क्या? एनबीएफसी इज करेक्टली क्लासिफाइड एज एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। याद है मेरा वाला एग्जाम्पल? मैं तुम लोगों को कैसा दिखता था, लेकिन मैं हूं कैसा? माइक्रो। याद है क्या? हाँ सर। कंप्लाइड विद प्रूडेंशियल नॉर्म्स, क्या प्रूडेंशियल नॉर्म्स के साथ कंप्लाई किया है क्या? और देखना है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की कैलकुलेशन बराबर है क्या, और क्या वो मिनिमम सीआरआर से कंप्लाई कर रहा है क्या? तुम मेरे को बताओ कि मिनिमम सीआरआर की लिमिट कितनी होती है चैट बॉक्स में लिख करके। क्लियर है? हाँ सर। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बातें करी जाती है एनबीएस 7 में। एनबीएफसी विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू होल्ड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो उस पर्टिकुलर केस में ऑडिटर एक स्टेटमेंट डाल देगा, पता है क्या? कि कंपनी कंप्लाई कर रही है आरबीआई के डायरेक्शंस के साथ। क्यों सर? अपन ने क्या बात करी थी? आरबीआई ने छूट दे रखी है, स्पेशल एग्जाम्पशन दे रखी है कि पर्टिकुलर एनबीएफसी, मान लो श्रुति एनबीएफसी है, तो श्रुति एनबीएफसी होल्ड नहीं करेगी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ऐसा आरबीआई ने छूट दे रखी है। तो मेरे को बोलना है कि भाई ये चीजें जो है ना आरबीआई के डायरेक्शंस के हिसाब से चल रही है, श्रुति एनबीएफसी ने मन से ऐसा नहीं बोला है। क्लियर है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सबने बोला 15%, मजा आ गया सर। अगर ऑडिट रिपोर्ट अनफेवरेबल है या क्वालिफाइड स्टेटमेंट दे रखी है या ऑडिटर कुछ ओपिनियन दे ही नहीं रहा है, तो उसमें रीजन भी ऑडिटर को बताने पड़ेंगे। सर मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगला, ऑब्लिगेशन ऑफ ऑडिटर टू सबमिट एक्सेप्शन रिपोर्ट टू आरबीआई। सर एक्सेप्शन रिपोर्ट क्यों आएगी? मान लो एनबीएफसी कंप्यूटर स्पेयर पार्ट्स बेच रहा है, मान लो एनबीएफसी टेक्सटाइल दे रहा है, मान लो एनबीएफसी किराने का सामान बेच रहा है। मैंने बोला ऐसा थोड़ी होता है भाई, ऐसा नहीं होता है। मैंने बोला यानी कि अगर एनबीएफसी की जो रिपोर्ट है वो अनफेवरेबल है या क्वालिफाइड है या नॉन कंप्लायंट है, यानी एनबीएफसी ने उल्लंघन किया है, एनबीएफसी ने वॉयलेशन किया है। सर कौन सी एक का वॉयलेशन किया जरा मेरे को बताओगे? मैंने बोला बहुत सिंपल है सर, बहुत ज्यादा सिंपल है। मैंने बोला भाई इंपॉर्टेंट है, टेस्ट और नॉलेज पे तो मानोगे नहीं, इसके 2 क्वेश्चन है डिक्टो के डिक्टो। पता है क्या? एनबीएफसी ने वॉयलेट किया है आरबीआई एक्ट, ठीक है सर। एनबीएफसी ने वॉयलेट की है एनबीएफसी एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स आरबीआई डायरेक्शंस 2016, ठीक है सर। एनबीएफसी ने वॉयलेट किया है मास्टर डायरेक्शन आरबीआई एनबीएफसी स्केल बेस्ड रेगुलेशन डायरेक्शंस 2023। तुम मेरे को बताओ कि स्केल बेस्ड रेगुलेशन क्या होता है? इसमें 4 प्रकार के क्लासिफिकेशन होते हैं, डैश 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 डैश। तुम लोग मेरे को चैट बॉक्स में लिख करके बताओगे स्केल बेस्ड रेगुलेशन में कौन से होते हैं? बेस लेयर, मिडल लेयर, अपर लेयर, टॉप लेयर। याद है क्या? हाँ सर, वो वाले रेगुलेशन। अगर इसका नॉन कंप्लायंस हुआ है ना, तो क्या करेंगे ना सर, बड़े ध्यान से देखो सर, ऑब्लिगेशन बन जाता है ऑडिटर का कि इसकी रिपोर्ट बना के वो किसको दे दे सर? आरबीआई को दे दे। क्लियर है? हाँ सर। और मैं क्या बोल रहा हूँ, खाली कॉन्ट्रावेंशंस रिपोर्ट किए जाएंगे, कंप्लायंस रिपोर्ट नहीं की जाएगी। मैंने कोई कांड किए थे ना, वो मेरी बहन जाके मेरे मम्मी पापा को रिपोर्ट करती थी, मेरी अच्छाइयां कोई बोलता नहीं था। तुम समझ रहे हो क्या कितनी दुख दर्द पीड़ा हुई थी? मैंने बोला हाँ सर याद है मेरे को, रिपोर्ट करूंगा, खाली कॉन्ट्रावेंशंस, कंप्लायंस कोई रिपोर्ट नहीं करने वाला। क्या तुमको बात समझ में आती है? कि मैंने बोला यस सर, मैं सब अच्छे से क्या कर पा रहा हूँ, रिकॉल कर पा रहा हूँ। प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट पे आता हूं। मैंने बोला एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को ये प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट नहीं लगेंगे क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। लॉस एसेट है, हाँ सर लॉस एसेट है। क्या हुआ ना सर, मान लो अभिषेक है, अभिषेक को मैंने 1000 रुपए दिए,
मेरे को पता है कि अभिषेक मेरे को एक फूटी कौड़ी लाके नहीं देगा, अभिषेक मेरे को एक फूटी कौड़ी लाके नहीं देगा, तो मैं 1000 का क्या कर लूंगा, प्रोविजन क्रिएट कर लूंगा। यानी मेरे बैलेंस शीट में कितना दिखेगा, 0 अमाउंट दिखेगा। 1000 का 1000 में क्या कर लूंगा, प्रोविजन क्रिएट कर दूंगा, मैं 100% प्रोविजन क्रिएट कर दूंगा। क्लियर है सर। सब स्टैंडर्ड एसेट, सब स्टैंडर्ड एसेट यानी कि मान लो वैशाली की, वैशाली पे मेरे को थोड़ा थोड़ा भरोसा है, मेरे को लग रहा है वो 90% पैसा तो मेरे को दे ही देगी, तो मैं खाली 10% का प्रोविजन क्रिएट करूंगा। यानी 100 आने वाले थे मेरे को वैशाली के पास से, मैंने उसको लोन दिया, अब वो मेरे को 100 रीपे करने वाली थी, 100 मेरे को वो रीपे करने वाली थी, समझ रहे हो क्या। हाँ, मैंने बोला -10% में करूंगा, 100 मतलब 100 में से खाली 10 माइनस करूंगा, 90 रुपए मेरे को लग रहा है वो मेरे को दे देगी। स्टैंडर्ड एसेट, स्टैंडर्ड एसेट। मान लो कौन है सर अपना, मान लो एक शरीफ बंदा आशुतोष, मान लो शरीफ बंदा आशुतोष, स्टैंडर्ड एसेट है भाई, इससे स्टैंडर्ड बंदा मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मेरे को पता है 1000 रुपए मैंने इसको लोन दिया था, नहीं मेरे को वापस देगा ही देगा, देगा ही देगा। तो भी कहीं ना कहीं अपने मन की तसल्ली के लिए मैं क्या करूंगा ना, अगर मैं एक बेस लेयर एनबीएफसी हूं तो मैं 0.25% का प्रोविजन बना लूंगा, मिडल लेयर एनबीएफसी हूं अगर मैं तो 0.4% का प्रोविजन बना लूंगा। यानी ज्यादा का नहीं बनाऊंगा, खाली 0.25%, 0.4%, यानी समझ रहे हो, आधे % का भी मैं नहीं बना रहा हूं। और क्यों, मैं इसको नेट करूंगा क्या, जैसे अभी तक मैं ये सब स्टैंडर्ड में मैंने माइनस किया था, 100 में से मैंने 10 माइनस किया था, लॉस एसेट में मैंने 100 में से पूरा 100 माइनस किया था, ऐसा करूंगा क्या, नहीं सर, मैं इसको ग्रॉस फिगर पे दिखाऊंगा, कंटिंजेंट प्रोविजंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड एसेट्स नाम से मैं बैलेंस शीट में दिखाऊंगा, इसको मैं ग्रॉस पोजीशन पे दिखाऊंगा, क्योंकि भाई स्टैंडर्ड एसेट है ना, अच्छे बंदे होते हैं, इनको मैं नेट नहीं करता हूं। क्लियर है कि हाँ सर क्लियर है। फिर आते हैं डाउटफुल एसेट। डाउटफुल एसेट यानी मान लो निधि है, निधि डाउटफुल है, मेरे को लग भी रहा है पैसा देगी, नहीं भी पैसा दे सकती है, कुछ नक्की नहीं है। क्लियर है। हाँ, अब मैंने निधि को लोन दिया था, हाँ सर, लेकिन मैंने सामने उससे कुछ सिक्योरिटी गिरवी नहीं रखवाई थी, यानी वो अनसिक्योर्ड था, यानी मेरे को 100% का प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि कल को निधि भाग गई, कल को निधि भाग गई तो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं उसका लैंड एंड बिल्डिंग, तो मेरे को 100% का प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। आसान था क्या, हाँ सर आसान था। आसान था क्या, हाँ सर आसान था। लेकिन मान लो वो सिक्योर्ड है, वो सिक्योर्ड है, यानी निधि को मैंने लोन दिया था, सामने उसकी कुछ लैंड एंड बिल्डिंग मैंने गिरवी रख ली थी, लैंड एंड बिल्डिंग मैंने क्या ले ली थी उसकी, तो पीरियड फॉर विच डाउटफुल देखना है मेरे को, अप टू 1 ईयर, 1 to 3 years, मोर देन 3 years। मैं बोलूंगा 20, 30 और 50% का प्रोविजन बन जाएगा। याद कैसे करोगे, 50 को कैसे याद रखोगे, 20 + 30 = 50। आसान था क्या, जल्दी बताना सर। इस पे नवंबर 24 में पूरा का पूरा केस स्टडी पूछा है आईसीआई ने। नेक्स्ट आता था मेरा टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ एक्टिविटीज, खाली एक बार रीड मारना था। इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनबीएफसी, एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी फैक्टर्स, एनबीएफसी नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, एसेट फाइनेंस कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, लोन कंपनी, मॉर्गेज गारंटी कंपनी। कारो 2020, मैंने बोला कारो में है ना, तुम मेरे को बताना लिख करके कब डिस्क्लोज करूंगा, जब मैं एनबीएफसी का क्राइटेरिया मीट कर गया तब डिस्क्लोज करूंगा, या मैं क्राइटेरिया मीट नहीं किया तब डिस्क्लोज करूंगा, या दोनों केस में डिस्क्लोज करूंगा। सर मैंने बोला था दोनों केस में डिस्क्लोज करोगे, मैंने बोला दोनों केस में डिस्क्लोज करोगे। मेरे को रिपोर्ट करना है कि क्या कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 45 आईए ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई एक्ट 1934 का सेक्शन 45 आईए बोलता है एनबीएफसी के बारे में। क्लियर है। हाँ सर, मेरे को ये देखना है कि क्या रजिस्ट्रेशन आपने लिया है कि रजिस्ट्रेशन आपने नहीं लिया है। मैंने बोला दोनों ही केस में मेरे को डिस्क्लोज करना था। सर क्या चेक करूंगा, 50% क्राइटेरिया चेक कर लूंगा कि क्या आपके फाइनेंशियल एसेट्स हैं क्या मोर देन 50% ऑफ टोटल एसेट्स, क्या आपकी फाइनेंशियल इनकम है क्या मोर देन 50% ऑफ ग्रॉस इनकम, और मिनिमम नेट ओन फंड का क्राइटेरिया चेक कर लूंगा 2 करोड़ 10 करोड़ का। भाई चाहे आपने वो क्राइटेरिया मीट करा हो नहीं करा हो, डिस्क्लोजर तो मैं दोनों केस में दूंगा। क्राइटेरिया अगर आपने मीट कर लिया ना, क्राइटेरिया मीट कर लिया तो मैं ये बोलूंगा कि बात बताओ कि आपने रजिस्ट्रेशन लिया कि रजिस्ट्रेशन नहीं लिया। क्राइटेरिया मीट कर लिया तो मैं बोलूंगा रजिस्ट्रेशन लिया कि नहीं लिया, और क्राइटेरिया मीट नहीं किया ना तो भी मैं डिस्क्लोज करूंगा कि देखो इसने तो क्राइटेरिया मीट करा ही नहीं। एग्जांपल भी लिया था, नेट ऑन फंड 1.5 करोड़ का, यानी क्राइटेरिया आपने मीट नहीं किया तो भी मेरे को रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है सर। हाँ, एक प्रो टिप दी थी, कंफ्यूज हो जाओ ना आप, अभी जो अपन ने ऑडिट रिपोर्ट का क्वेश्चन पढ़ा था प्यारा प्यारा, प्रो टिप दी थी सर। प्रो टिप भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं सर रिवीजन लेक्चर में, तुमको काम आएगी अगर तुम एक दिन पहले सुनते होते रिवीजन लेक्चर। मैंने बोला ऑल एनबीएफसी में अपन ने 3 पॉइंट पढ़े ऑडिट रिपोर्ट के क्वेश्चन में, एनबीएफसी एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट में कुछ पॉइंट पढ़े, नॉट एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट में कुछ पॉइंट पढ़े। तुम भूल जाओ ना, तो मैंने क्या बोला सर, तुम क्या कर लेना, इसमें से कोई भी 3-4 पॉइंट याद करके चलना सर, जो आए ना किसी में भी कुछ का भी चिपका देना, कुछ ना लिखने से तो अच्छा कुछ लिखोगे। ठीक है। हाँ, मान लो 1.5 दिन है, तुमको याद नहीं आ रहा है कि कौन सा मैंने पब्लिक डिपॉजिट में लेना है, कौन सा नॉट एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट में लेना है, तो मान लो यही खाली 4-5 पॉइंट पढ़ लो और उसको जो आ जाए ना उसमें चिपका के आ जाना। या मैं बोलता हूँ ऑल एनबीएफसी वाले जो पॉइंट है ना ये अच्छे से कर लेना, ऑल एनबीएफसी वाले पॉइंट तो तुम ये 3 कर लो, ये तो आसान थे ना जो मैंने ऊपर पढ़े। बस तुमको एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट आए, नॉट एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट आए, ये 3 पॉइंट तो तुम क्या कर लेना, सब चिपका के आ जाना। और टेस्ट और नॉलेज की भी एक मैं आपको बात बताता हूँ, टेस्ट और नॉलेज में अगर उन लोगों ने एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट पूछा है ना, तो पहले वो लोग ऑल एनबीएफसी के 3 पॉइंट बता रहे, उसके बाद वो लोग एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट को डिस्क्लोज कर रहे। पहले वो लोग
ये ऑल एनबीएफसी के 3 पॉइंट बता रहे हैं, फिर वो लोग नॉट एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट के बाद डिस्क्लोज करें। यानी क्वेश्चन में बोला है कि आप हमको किसका बताओ, नॉट एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट, तो डायरेक्टली ये 5 पॉइंट नहीं लिखे जा रहे। टेस्ट और नॉलेज में अभी मैं तुमको पढ़ाऊंगा ना क्वेश्चन, तो क्या किया, पहले ऑल एनबीएफसी के पॉइंट बताए, तो ऑल एनबीएफसी के पॉइंट तो अच्छे से कर लेना, कोई भी आए ना नीचे के, भले तुमको याद ना हो ये वाले, पर कम से कम एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट, नॉन एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट के याद ना हो, पर कम से कम ऑल एनबीएफसी वाले के तो याद रहे। और मैं वो बोलूं, वो तो एकदम ईजी है, ऊपर जो पढ़े थे, प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया मीट हुआ कि नहीं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑप्टेन किया कि नहीं, नेट ऑन फंड का क्राइटेरिया मीट हुआ कि नहीं, वो तो इजी था ना। मैंने बोला हाँ सर इजी थे। उसके अलावा अपन ने क्या देखा, बड़े ध्यान से देखना सर, टाइप्स ऑफ एनबीएफसी हो गया, कारो हो गया। मैंने क्या देखा, क्लासिफिकेशन एज पर स्केल बेस्ड रेगुलेशन। 4 तरह की होती है, सब लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे, बेस लेयर, मिडल लेयर, अपर लेयर, टॉप लेयर। सर बेस लेयर बड़े ध्यान से देखो, सबसे पहले अपन ने एक चार्ट पढ़ा था, प्यारा प्यारा मीठा मीठा। डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी हमेशा किसमें आती है सर, मिडल लेयर में आती है। नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी में तुम्हारा भाई देखेगा असेट साइज। मैंने बोला अगर बिलो 1000 करोड़ होगा तो बेस लेयर में जाएगी, 1000 करोड़ एंड मोर होगा तो मिडल लेयर में जाएगी। सर याद कैसे करेंगे, बी फॉर बिलो 1000 करोड़, बी फॉर बेस लेयर, 1000 करोड़ एंड मोर, एम फॉर मिडल लेयर। मैंने बोला हाँ सर याद आता है सर हमको। उसके अलावा मैंने क्या बोला सर, उसके अलावा मैंने बोला एनबीएफसी बेस लेयर में आएगा पीपीएएएफएफ। सर व्हाट डू मीन बाय पीपीएएएफएफ, मैंने बोला देखो सर, पीयर टू पीयर पीपी, अकाउंट एग्रीगेटर एए, एफएफ का मतलब है नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, एंड एनबीएफसी नॉट अवेलिंग पब्लिक फंड्स एंड नॉट हैविंग कस्टमर इंटरफेस। क्या तुमको बात याद आती है कि हाँ सर बात याद आती है। यहाँ पे मैंने फाइनेंशियल का एफ दिया था, फंड्स का एफ दिया था सर, कोरिलेट करके चले थे। इसकी लिमिट कितनी है, एनओएफ की 2 करोड़ है, इसकी कितनी है 2 करोड़ है, इसकी कितनी है 10 करोड़ और इसकी कितनी है 2 करोड़ है। हाँ सर कोरिलेट करते हुए चले थे। एनबीएफसी मिडिल लेयर में आएगा सीजी, क्या आएगा सर सीजी, अगर तुमको याद हो तो। हाँ सर याद है सीजी। एस फॉर स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स, आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनबीएफसी, C for core investment company, H for housing finance company, I for infrastructure finance company। सर मैंने क्या बोला था, एक और तरीका याद रखने का, जो इंफ्रा की बात होती है यानी ब्रोकर वगैरह की बात होती है इंफ्रा में, तो ब्रोकर लोग कौन होते हैं, बीच वाले लोग होते हैं। हाँ सर, तो इसलिए जाएगी मिडिल लेयर में। अपर लेयर में तुम मेरे को बताना लॉज एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट रहेंगे कि ऐसे ही हल्के रहेंगे। मैंने बोला ज्यादा रहेंगे, एनहेंस रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, स्ट्रिक्ट होंगे, लीनियंट नहीं होंगे। सर इसमें जाएगी टॉप 10 एलिजिबल एनबीएफसीज इन टर्म्स ऑफ असेट साइज इररिस्पेक्टिव ऑफ अदर फैक्टर्स। यानी भाई सारी चीजें गई भाड़ में, मेरे को असेट साइज के हिसाब से टॉप 10 अपर लेयर में डाल देना है। क्लियर है क्या? हाँ सर, असेट साइज के हिसाब से जो टॉप 10 एनबीएफसी है वो मैं अपर लेयर में डाल दूंगा। सर टॉप लेयर है ना अभी एम्प्टी है, लेकिन आरबीआई को लगेगा कि रिस्क बढ़ रही है ना, तो वो अपर लेयर से निकाल करके टॉप लेयर में डाल देगा। ठीक है सर। सर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको कुछ पढ़ाए थे। गवर्नमेंट ओन्ड एनबीएफसी, मैंने बोला सिर्फ सरकारी बंदे होते हैं वो ढीले होते हैं कि फुर्तीले होते हैं? क्या मैं बोल दूं कि सरकारी जो बंदे होते हैं वो ढीले होते हैं? हाँ सर ढीले होते हैं। क्योंकि ये सरकारी बंदे ढीले होते हैं ना, तो इसको मैं बेस लेयर मिडिल लेयर में डालता हूं गवर्नमेंट ओन्ड एनबीएफसी को, कभी भी मैं इसको अपर लेयर या टॉप लेयर में नहीं डालूंगा। ठीक है सर। सर फिर मैंने तुमको क्या बोला, जो अपना सीची है ना, सीची को मैंने तुमको मिडिल लेयर में पढ़ाया था। हाँ सर। एस आई जो है ना उसमें से वो हमेशा मिडिल लेयर में ही रहेगा। हाँ सर वही तो पढ़ा है, देखो नीचे, एस आई इज ऑलवेज इन मिडिल लेयर। ओके सर। लेकिन जो ची है ना अपना ची, वो मिडिल लेयर में भी रह सकता है, अपर लेयर में भी रह सकता है। बस वही पढ़ा है अपन ने। जो ची है ना मेरा ची, वो मिडिल लेयर में भी रह सकता है, अपर लेयर में भी रह सकता है। और एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग, वो मिडिल लेयर में भी रह सकते हैं, अपर लेयर में भी रह सकते हैं। पूरा डीप डिस्कशन किया था। हाँ सर, लेकिन अभी 1.5 दिन के हिसाब से कल इतना ही तुम ध्यान में रख करके चलना। आईएमएम प्लस फैक्टर्स वो एनी लेयर में जाएगा। आईएमएम प्लस फैक्टर एनी लेयर में जाएगा, यानी इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी आई, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एम, एनबीएफसी मॉर्गेज गारंटी कंपनी एम, और एनबीएफसी फैक्टर्स ये एनी लेयर में जा सकते हैं। बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर, टॉप लेयर। क्लियर है कि हाँ सर? टॉप लेयर में तो नहीं, टॉप लेयर तो भी एम्प्टी है। बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर में जा सकते हैं। क्लियर है कि हाँ सर? क्लियर है। इतना तुमको समझ में आता है क्या? मैंने बोला हाँ सर इतना हमको समझ में आता है सर, आता है। अब मैं आता हूं सर तुम्हारे प्यारे प्यारे रिस्क वेट्स पे, जो कि कल अपन ने जाते जाते किए थे। पता है क्या? कैश मेरे हाथ में है, बैंक बैलेंस, अरे मेरा ही तो खाता है यार, कैश मेरे पास ही तो कैश है। एफडी, अरे बैंक में ही तो एफडी पड़ी है, कभी भी जाकर के तोड़वा दूंगा। सर्टिफिकेट मेरा पड़ा बैंक के पास, यानी बैंक के पास मेरे कोई डिपॉजिट पड़े, मैं क्या बोलूंगा? रिस्क है जीरो। भाई मेरी तो बैंक है, कभी भी जाऊंगा कैश लेकर के आ जाऊंगा। बैंक बैलेंस है तो भाई बैंक से पैसे मैं निकलवा के आ जाऊंगा। एफडी है तोड़ के आ जाऊंगा, डिपॉजिट है लेकर के आ जाऊंगा। 0% की रिस्क है। सिक्योरिटीज गवर्नमेंट ने अप्रूव करी है, मैं बोल दूं 0% की रिस्क है। हाँ सर 0% की रिस्क है। लोन्स मैंने दिए मेरे स्टाफ को, अरे मेरा ही तो स्टाफ है, कहां भाग रहा है? 0% की रिस्क है। लोन्स मैंने दिए हैं जो कि फुल्ली सिक्योर्ड है, मैं कहा भाई लोन मैंने दे दिया है, लेकिन वो फुल्ली सिक्योर्ड लोन है, क्या टेंशन भाई, तुमने अगर रीपे नहीं भी किया तो मैं क्या करूंगा ना, तुम्हारी सिक्योरिटी को बेच दूंगा। मैंने कहा कोई रिस्क ही नहीं है, 0% का रिस्क। क्लियर है क्या? मैंने बोला हाँ सर 0% का रिस्क। इनकम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, अरे टैक्स किसने काटा है? मोदी जी ने यार, मोदी जी यार अपने ही तो आदमी है, 0% का रिस्क है। एडवांस टैक्स, मैंने बोला टैक्स आ गया ना सर, मोदी जी ने काटा है, मैंने बोला 0% का रिस्क है, मोदी जी अपने ही तो आदमी है। इंटरेस्ट ड्यू ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जहां भी तुमको गवर्नमेंट दिखता है क्या आएगा सर? 0% का रिस्क। क्लियर है क्या? मैंने बोला हाँ सर।
वापस से क्या दिखा, सेंट्रल गवर्नमेंट 0% का रिस्क है, स्टेट गवर्नमेंट 0% का रिस्क है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ गारंटी की है क्लेम। एग्जाम्पल देखा था, मोदी जी ने बोला शंकर लखवानी तेरे को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, मैंने बोला 0% का रिस्क है, कोई टेंशन ही नहीं है। ये थे 0% वाले पॉइंट। दो आते थे सर 20% में, पता है क्या, बॉन्ड्स थे पब्लिक सेक्टर बैंक के, मैंने तुमको बोला था सर 20%। क्लियर है क्या, मैंने बोला हाँ सर क्लियर है, बॉन्ड्स थे पब्लिक सेक्टर बैंक के, मैंने बोला 20%। एग्जांपल दिया था अपन ने, एफडी में और बॉन्ड में तुमको पैसा डालना होगा बैंक के, तो एफडी में डालोगे तो 0% का रिस्क रहेगा, बॉन्ड में थोड़ा थोड़ा रिस्क रहेगा, कितना रहेगा सर 20% का रिस्क रहने वाला। एक हो गया, 20% के दो केस दिखे थे। दूसरा केस क्या था, मैंने बोला सिंपल है, स्टेट गवर्नमेंट गारंटीड क्लेम है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट गारंटीड क्लेम है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ने बोला शंकर लखवानी तेरे को पैसे मिलेंगे, लेकिन 90 दिन हो गए मेरे को पैसा नहीं मिले, 90 डेज हो गए। मैंने बोला भाई अब मेरे को डाउट जा रहा है, एक काम करता हूं 20% का मैं बना देता हूं सर, 20% का मैं रिस्क लेकर के चलता हूं। ये दो थे अपने 20% में। 50% में पता है क्या आता है सर, 50% में आता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहा है ओवर ईयर ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन, 1 साल से ज्यादा से चल रहा है। याद कैसे रखा था, क्योंकि ये पार्टनरशिप पब्लिक थी प्राइवेट थी, यानी पब्लिक का 50% पैसा था, प्राइवेट का 50% पैसा था, दोनों पैसा 50-50% था, इसलिए यहां पे रिस्क भी कितना लेकर के चलेंगे 50%, ऐसे अपन ने याद किया था। ठीक है सर, इसके अलावा जितने भी थे ना सारे के सारे मेरे को 100% में डाल देने के, याद है, हाँ सर याद है सर। दो स्पेशल पॉइंट मैंने लिए थे, मैंने बोला एफडी अगर बैंक में रखी है ना तो 0% का रिस्क है, लेकिन वही एफडी मान लो मैंने रखी है किसी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, तो मैं बोल दूं 100% का रिस्क है। ये अपन ने देखा था स्पेशल पॉइंट, हाँ सर। दूसरा स्पेशल पॉइंट मैंने देखा था, स्टेट गवर्नमेंट ने बोला शंकर लखवानी तेरे को मिलेंगे 1 करोड़ रुपए, 90 दिन तक नहीं मिल रहे थे ना, तो मैंने 20% का प्रोविजन बनाया था, 20% के रिस्क में डाला था, हाँ सर 20% के रिस्क में, 90 दिन तक नहीं मिल रहे थे, तो मैंने बोला मोर देन 90 दिन हो गए, मोर देन 90 डेज, भाई साहब मोर देन 90 डेज हो गए सर, मोर देन 90 डेज। अब मेरे को नहीं लग रहा है स्टेट गवर्नमेंट मेरे को कुछ पैसा देने वाली है, तो मैंने बोला अब किस में कर दो, 100% के रिस्क में इसको ले लो। ये थे जो अपन ने नवंबर 24 तक सीखे थे। अमेंडमेंट क्या है उसकी बात करो। क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल के केस में मैंने तुमको बोला था 125%, और कंज्यूमर क्रेडिट एक्सपोजर बोलते हो रिटेल लोन में मैंने तुमको बोला था 125%। क्लियर है, डीप में चर्चा करी थी लोन के बारे में। एक्सक्लूडिंग कौन से, जो जरूरी लोन होते हैं, हाउसिंग लोन जरूरी है, एजुकेशन लोन जरूरी है, व्हीकल लोन जरूरी है, गोल्ड ज्वेलरी जरूरी है, माइक्रो फाइनेंस सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोन जरूरी है, उन सबको छोड़ के बाकी रिटेल लोन जितने भी थे 125%। मान लो मैं बिजनेस के लिए लोन ले रहा हूं 125%। समझ गए क्या, मैंने बोला हाँ सर समझ गए। ये थे अपने रिस्क वेट। सर रिस्क वेट मतलब कैसे करोगे समझ में नहीं आया, मैंने बोला सिंपल है सर, 1 लाख का कैश है, अगर मैं बोल रहा हूं कैश पे 0% का रिस्क वेट है, तो मल्टीप्लाई करूंगा 0% से, तो कितना आएगा आंसर, 0 आएगा। 1 लाख रुपए का फर्नीचर मल्टीप्लाई करूंगा 100% रिस्क वेट से, तो आंसर क्या आएगा सर, 1 लाख आएगा। ये क्या बन जाएंगे मेरे रिस्क वेटेड एसेट्स बन जाएंगे। क्लियर है क्या, मैंने बोला हाँ सर क्लियर है। अब आज आते सी अपन ने क्या देखा ना, आज आते सी अपन ने प्यारी प्यारी बातें करी थी रिगार्डिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। हर एनबीएफसी को मेंटेन करना है मिनिमम कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो ऑफ -%, तुम लोग चैट बॉक्स में लिख के बताओगे। एग्जैक्टली सर, कितना सर, 15% का मिनिमम, कितना सर 15% का, 15% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स, 15% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स। ठीक है सर, हाँ सर। जिसमें से टीयर 1 कैपिटल कितना होना चाहिए, मैंने बोला 10% मिनिमम होना चाहिए। और मैंने क्या बोला ना सर, गोल्ड ज्वेलरी के सामने अगर लैंड कर रहे हो ना, तो टीयर 1 कैपिटल कितना होना चाहिए, मिनिमम 12%। सर मैंने बोला एनबीएफसी एमएफआई को मत लेना, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन आपके सिलेबस में नहीं है। मैंने बोला ठीक है सर। सर पता कैसे चलेगा कि कौन सी एनबीएफसी गोल्ड ज्वेलरी वाली है, किस पे मेरे को 12% का लेना है। मैंने बोला सिंपल है सर, मान लो कोई एनबीएफसी है, उसने साल भर में लोन दिया है 100 रुपए, फाइनेंशियल एसेट कितने 100 रुपए, उसमें से जो वो लोन दे रही है अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी इट शुड बी एटलीस्ट 50। ठीक है, मैंने बोला हाँ सर। मैंने बोला साल भर में मैंने फाइनेंशियल एसेट यानी लोन दिया है 100 का, उसमें से जो मैं लोन दे रहा हूं अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी, यानी मैं लोन दे रहा हूं सामने गोल्ड ज्वेलरी गिरवी रखवा रहा हूं, मैंने बोला कितनी होनी चाहिए वो, एटलीस्ट 50 होनी चाहिए। ठीक है सर, मैं समझ गया। क्लियर है क्या, मैंने बोला हाँ। कितना आना चाहिए मिनिमम कैपिटल रेशियो 15%, जिसमें से टीयर 1 का होना चाहिए कितना सर, मिनिमम 10%, गोल्ड ज्वेलरी की बात आ रही तो 12%। सर लेकिन निकालेंगे कैसे, मैंने बोला बहुत सिंपल था, कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो बोलो चाहे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बोलो, एक ही बात है सर। टोटल कैपिटल निकलेगा न्यूमरेटर में, टोटल कैपिटल इज नथिंग बट टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल डिवाइडेड बाय होगा डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या था मेरा, रिस्क वेटेड एसेट्स एंड ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर है क्या, मैंने बोला हाँ। ऑफ बैलेंस शीट आइटम का मतलब है कंटिंजेंट लायबिलिटी, जो कि बैलेंस शीट के मैं बाहर दिखाता हूं। क्लियर है सर, जो बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाता, बेसिकली जो नोट्स अकाउंट्स में दिखाता हूं। रिस्क वेटेड एसेट्स का मतलब पता है क्या होता है, अभी तो तुमको पढ़ाया, वो होती है मेरी रिस्क वेटेड एसेट्स। क्या सर, ये जीरो जो था ना, जीरो, वो क्या थी मेरी रिस्क वेटेड एसेट थी।
जो 1 लाख था ना मेरा, 1 लाख, वो क्या है मेरी रिस्क वेटेड एसेट्स है। क्लियर है क्या? मैंने बोला रिस्क वेटेड एसेट्स क्या है, कैश का फिगर अगर 1 लाख है मल्टीप्लाइड बाय 0% होगा ना, तो जो जीरो पे ना बना ना, जीरो, वो मेरी रिस्क वेटेड एसेट्स है। क्लियर है क्या? हाँ, फर्नीचर का फिगर अगर 1 लाख था मल्टीप्लाइड में मैं कर रहा हूं उसको 100% से, तो जो 1 लाख मेरी आई ना सर, 1 लाख, ये क्या है ना मेरी रिस्क वेटेड एसेट्स है। यानी असेट मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज, रिस्क परसेंटेज करने से जो मेरी फिगर आती है ना, वो क्या आती है सर, मेरी रिस्क वेटेड एसेट्स आती है। वो मेरे को डिनोमिनेटर में लेना है, पूरे के पूरे को मैं मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दूंगा। इसका जो आंसर है ना वो 15% आना चाहिए। इतनी बात क्लियर थी क्या? मैंने बोला हाँ सर। उसके बाद आया था सर टीयर 1 कैपिटल और टीयर 2 कैपिटल क्या होता है, अमेंडेड नया ताजा ताजा प्यारा प्यारा मीठा मीठा आईसीआई ने डाला था। टीयर 1 कैपिटल फॉर एनबीएफसीज इज सम ऑफ समेशन ऑफ, सब लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे ओन्ड फंड माइनस इन्वेस्टमेंट। ठीक है सर, ओन फंड माइनस इन्वेस्टमेंट। ठीक है हाँ सर, ओन फंड माइनस इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी तरीके से अपन ने सीखा था, ओन फंड माइनस इन्वेस्टमेंट। अब सर सिंपल सी बात ये आई थी, ओन्ड फंड है 100 रुपए का। ठीक है सर, 100 रुपए का ओन फंड था, उसका मैंने निकाला था 10%। याद है तुमको? 10 रुपए निकाला था। मैंने बोला हाँ सर याद आता है सर, याद आता है। 100 रुपए था, मैंने उसका 10% निकाला था, 10 रुपए निकाला था। हाँ सर याद आता है सर, 10 रुपए। क्लियर है सर? मैंने बोला इन्वेस्टमेंट का अमाउंट मेरा 10 रुपए है या लेस देन 10 रुपए है। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट मेरा 10 रुपए है या लेस देन 10 रुपए है, तो मैं बोलूं कि मेरे को इन्वेस्टमेंट माइनस करने की जरूरत ही नहीं है। ओन्ड फंड मेरा 100 था, 100 है, 100 ही रहेगा। हाँ सर, इन्वेस्टमेंट में माइनस करूंगा ही नहीं। लेकिन मेरा इन्वेस्टमेंट का फिगर है मान लो 15 रुपए का। कितना इन्वेस्टमेंट का फिगर? 15 रुपए का, 15 रुपए का। तो मैं बोलूं पहले 10 को तो तू छूना मत, खाली ऊपर के 5 को ही माइनस करना। हाँ सर, यानी 100 में से मैं खाली 5 को माइनस करूंगा, आई विल गेट 95। क्या तुमको याद आता है क्या? मेरे को फटाफट से लिख के बताना सर। ओन्ड फंड माइनस इन्वेस्टमेंट लोगों ने लिखा, क्या तुमको याद आता है क्या? ओन्ड फंड था मेरा 100 रुपए का, 100 का मैंने 10% निकाला, कितना आया सर? 10 रुपए आया। मैंने क्या बोला सर, इन्वेस्टमेंट अगर मेरी 10 रुपए है या लेस देन 10 रुपए है, तो उस पर्टिकुलर केस में मैं ओन्ड फंड 100 ही रखूंगा, माइनस ही नहीं करूंगा कुछ भी। इन्वेस्टमेंट अगर मान लो 15 रुपए है, 15 रुपए होगी, तो पहले 10 को मैं छोड़ दूंगा, खाली मैं ऊपर के 5 को ही माइनस करूंगा, यानी कि 100 माइनस 5 इज इक्वल टू 95। मैं बोल सकता हूँ मेरा ओन फंड इज 95 रुपीज। मैंने बोला यस सर, यू कैन से दैट योर ओन फंड इज 95 रुपीज। हाँ सर, मुद्दा यह आया था कि सर इन्वेस्टमेंट में आएगा क्या क्या, वो बोलो ना, इन्वेस्टमेंट में आएगा क्या क्या। ये तो मैंने तुमको बता दिया कि ओन्ड फंड माइनस इन्वेस्टमेंट दूंगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट में आएगा क्या क्या? मैंने बोला शेयर्स ऑफ अदर एनबीएफसी, मैंने किसी अदर एनबीएफसी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया, या किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया, किसी कंपनी के डिवेंचर में इन्वेस्ट किया, किसी कंपनी के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया, आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड एडवांसेस में पैसा डाला, हायर परचेज में पैसा डाला, लीज फाइनेंस में पैसा डाला, मैंने डिपॉजिट दिए मेरी सब्सिडरी को या मेरी ग्रुप कंपनी को, यानी मैंने मेरे होल्डिंग को, सब्सिडरी को, मेरी एसोसिएट को मैंने पैसा दिया, डिपॉजिट दिए। ठीक है सर, सारी की सारी इन्वेस्टमेंट माइनस करूंगा क्या? ना सर, खाली एक्सीडिंग 10% ऑफ ओन्ड फंड, यानी मैं बोल दूं पहले 10% को तो तू छूना भी मत, ना जी ना, तू छूना भी मत। क्लियर है क्या? हाँ सर, खाली उसके ऊपर वाली लेना। ठीक है सर, ऊपर वाली लूंगा, कोई टेंशन नहीं है। परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। क्लियर है? मैंने बोला डिपॉजिट आएगा तो इग्नोर करके चलेंगे। अब देखो तुम मेरे को चैट बॉक्स में बताना, इन्वेस्टमेंट अगर मैंने एफडी में करी है, लैंड एंड बिल्डिंग में करी है, प्लांट एंड मशीनरी में करी है, तो क्या करूंगा सर? इग्नोर करके चलूंगा। खाली यही वाली इन्वेस्टमेंट को लेनी थी। ठीक है, यही वाली लेनी थी, एफडी वगैरह, लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह, वो सब तेल लेने गई। क्लियर है क्या? मैंने बोला परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट अगर डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी करती है ना, तो वो इग्नोर करके चलूंगा। मेरे को कौन सी लेनी है सर? नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। लेकिन उसका एक मैक्सिमम लिमिट था, मैंने तुमको बोला था इसका सम भी मैं तुमको करवाऊंगा। मैक्सिमम लिमिट कितना था मैं बोल दूं? टीयर 1 कैपिटल लास्ट ईयर का था 100 रुपए का। हाँ सर 100 रुपए का, तो उसका मेरे को खाली 15 ही लेना है, उसका मेरे को खाली 15% ही लेना है, यानी 15 रुपए। यानी मैं तुमको पूछता हूं, चलो सर, टीयर 1 कैपिटल लास्ट ईयर का कितना था मेरा? 100 रुपए, तो मेरे को कितना लेना है? उसका खाली 15%, यानी 15 रुपए ही मेरे को लेना है। लेकिन मान लो परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट है ही 8 रुपए का, तो मैं कितना लूंगा? 8 रुपए। है ही 9 रुपए का, कितना लूंगा? 9 रुपए। है ही 10 रुपए का, कितना लूंगा? 10 रुपए। है 20 रुपए का, तो कितना लूंगा? 15 पे अब तू आकर के रिस्ट्रिक्ट कर देना। क्लियर है क्या? हाँ सर, मैंने बोला था भाई ये जो कैलकुलेशन है ना, वो तू मिडिल लेयर में, अपर लेयर में, टॉप लेयर में करना, बेस लेयर का बहुत सिंपल है। नॉर्मल केस में तूने क्या किया था? 1 + 2 किया था, सम किया था दोनों का, ये पॉइंट नंबर 1 और ये पॉइंट नंबर 2। मैंने बोला बेस लेयर की जब बात चलेगी ना, खाली तू 1 लेना, परपेचुअल वाली चीजें उसमें आती ही नहीं है। क्लियर है क्या? हाँ सर। सिमिलरली टीयर 2 कैपिटल आया था, टीयर 2 कैपिटल, मैंने बोला ये तो उससे भी ज्यादा इजी था, उससे भी ज्यादा इजी था। प्रेफरेंस शेयर्स मैंने लिए थे, हाँ सर, माइनस कर दिए थे दोस प्रेफरेंस शेयर्स व्हिच आर कंपल्सरली कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी। अच्छा सर, माइनस कर दिए थे वो वाले प्रेफरेंस शेयर्स व्हिच आर कंपल्सरली कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी, यानी ऑप्शनल वाले अगर होंगे, ऑप्शनल वाले ऑप्शनली कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी, वो ऐड करूंगा क्या? हाँ सर, वो ऐड किए थे। रिवैल्यूएशन रिजर्व का जितना भी तुमको फिगर देंगे ना एग्जाम में, उसका मल्टीप्लाइड बाय 45% करके लिख के आ जाना। ठीक है सर, मल्टीप्लाइड बाय 45% करके लिख के आ जाएंगे। हाइब्रिड डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट तुमको बोलेगा, क्या बोलोगे सर? डेट 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 आया ना, टीयर 2 में डाल देना, क्योंकि टीयर 1 क्या होता है बेसिकली? टीयर 1 मेरा खुद का पैसा होता है। ठीक है सर, टीयर 1 मेरा खुद का पैसा होता है, और टीयर 2 होता है बाहर का पैसा, डेट वाला पैसा। ठीक है सर,
सबऑर्डिनेटेड डेट, वापस से क्या देखा, डेट किस में डाल दोगे सर तुम, टीएल2 में डाल दोगे सर, ठीक है हम समझ गए। सबऑर्डिनेटेड डेट भी किस में डाल दूंगा, टीएल2 में डाल दूंगा। इसके मतलब अपन ने पढ़े थे, भाड़ में गए मतलब, वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है हाँ सर। उसके बाद पता है मैंने बोला इधर मैंने 15% लिया था, पता है मैंने बोलता इधर मैंने 15% लिया था हाँ सर, बाकी का 85% कहाँ जाएगा, बाकी का 85% जाएगा टीएल2 कैपिटल में। यानी वापस से मैं बोलूंगा परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी इन एक्सेस ऑफ टीयर 1 कैपिटल, यानी 15 उधर लिया था, 85 में इधर लूंगा। सम बना के जब तुमको दूंगा ना तो और भी ज्यादा क्लैरिटी तुमको आ जाएगी, जब सम में तुमको दूंगा, सम करवाऊंगा तो क्लास में, क्लियर है हाँ सर। अब तुम मेरे को ये बताओ कि भाई, अब तुम मेरे को ये बताओ बड़े ध्यान से देखना सर, जनरल प्रोविजन है इंक्लूडिंग दैट फॉर स्टैंडर्ड एसेट्स, किस में लूंगा मैं, टीयर 2 में लूंगा। क्वेश्चन में डायरेक्ट दे देगा ये है जनरल प्रोविजन, स्टैंडर्ड के होंगे, सब स्टैंडर्ड के होंगे, लॉस के होंगे, डाउटफुल के होंगे, सब इसमें लेना है, क्लियर है हाँ सर। सारे के सारे तुमको किस में लेना है, टीयर 2 में लेना है। एंड लॉस रिजर्व, तुम मेरे को बताओ प्री लॉस रिजर्व लूंगा या वो लॉस रिजर्व लूंगा जो कि यूज हो गई होगी, तुम मेरे को बताना सर। फ्री लूंगा या वो लूंगा जो कि यूज हो गई होगी, मैंने बोला फ्री वाले लूंगा, यानी वो वाले जिनमें एक्चुअल डिमिन्यूशन हो गया होगा, जिन लॉस रिजर्व से मैंने एक्चुअल डिमिन्यूशन कर दिया होगा, वो मैं भाड़ में जाने दूंगा, वो मैं नहीं लूंगा। सर कितनी लूंगा, मैंने बोला भाई रिस्क वेटेड एसेट्स का मल्टीप्लाइड बाय 1.25% कर देना, उतनी। मैंने बोला अगेन ये मैक्सिमम लिमिट है, मान लो रिस्क वेटेड एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय 1.25% करने के बाद मेरे को मिलते हैं 50 रुपए, कितने मिलते हैं 50 रुपए, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि फ्री लॉस रिजर्व खाली 40 का ही है, तो मैं 40 ही लूंगा ना। मैंने बोला 50 की लिमिट तो मैक्सिमम है, समझ रहे हो क्या, हाँ सर समझ रहे। लेकिन मान लो अगर फ्री लॉस रिजर्व 60 का दिया हुआ है, तो मैंने बोला हाँ 60 का नहीं ले सकते, फिर तेरे को 50 लेना पड़ेगा, क्योंकि 50 की मेरी मैक्सिमम लिमिट लेकर के चलनी है। 50 से कम का हुआ तो कम का लेना, 40 लेना, 30 लेना, 20 लेना, ठीक है सर हम समझ गए, सर ये समझ गए। फिर मैंने तुमको एक मस्त सी बात बोली, टीयर 1 कैपिटल शुड ऑलवेज बी मोर देन और इक्वल टू टीयर 2 कैपिटल। यानी मान लो टीयर 1 कैपिटल 100 है, टीयर 2 कैपिटल 95 है, चलेगा क्या, बिंदास तरीके से चलेगा। टीयर 1 कैपिटल ज्यादा है तो चलेगा, टीयर 1 भी 100 है, टीयर 2 भी 100 है, चलेगा क्या, बिंदास तरीके से चलेगा, ठीक है। लेकिन मान लो टीयर 1 100 है, टीयर 2 110 है, मैं कहा फिर क्या करोगे ना, 110 को काट के उसको भी 100 बना देना। यानी भाई अगर टीयर 2 कैपिटल इज मोर देन टीयर 1 कैपिटल तो मेरे को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा उसको, कितने % टीयर 1 कैपिटल पे रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, क्लियर है क्या। मैंने बोला हाँ सर टीयर 1 पे रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, टीयर 1 कैपिटल शुड ऑलवेज बी मोर देन और इक्वल टू टीयर 2 कैपिटल। और फिर मैंने बोला वापस से सर ये सब बात किसकी थी, मिडल लेयर, अपर लेयर, टॉप लेयर की थी। बेस लेयर के लिए बहुत सिंपल सी बात है, 1 2 3 4 5, खाली इसको ही ऐड करेंगे, परपेचुअल जैसा उसमें कुछ है ही नहीं, परपेचुअल जैसा उसमें कुछ है ही नहीं, क्लियर है क्या। मैंने बोला हाँ सर क्लियर है। रिस्क वेट अभी तुमको दिखाई क्या, मैंने बोला हाँ सर अभी मैंने तुमको दिखाई। फिर अपन ने पता है काय की बात करी, मैंने मीठी मीठी प्यारी प्यारी पता है काय की बात करी, मैंने बात करी तुमको इनकम रिकॉग्निशन एसेट क्लासिफिकेशन की। वापस से मैं बोल दूं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कोई एप्लीकेबल नहीं है, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। मैंने बोला हाँ सर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कोई अवेलेबल नहीं है। मैंने बोला मैंने है ना लोन दिया था, मैंने लोन दिया था, मान लो मैंने निधि को लोन दिया, निधि को लोन दिया, आज है 22 जनवरी 2025, मैंने लोन दिया और मैंने उसको बोला 28 फरवरी 25 को मैं तेरे घर पे आऊंगा लोन का पैसा वापस मांगने को। मैं गया चुपचाप तरीके से, इज्जत से गया मैं 28 फरवरी 2025 को। उसने बोला सर 1 महीने बाद आना। दूसरे महीने गया, बोलती सर 1 महीने बाद आना। तीसरे महीने गया, बोलती सर 1 महीने बाद आना। चौथे महीने गया, बोलती सर 1 महीने बाद आया। पांचवें महीने गया, बोली सर 1 महीने बाद आना। छठे महीने गया, बोली सर 1 महीने बाद आना। तुम बताओ मेरे को गुस्सा आएगा कि गुस्सा नहीं आएगा? बिल्कुल गुस्सा आएगा। मैं 6 महीने राह देखा, 6 महीने से मेरे को घुमा रही है, कल आना कल आना कल आना, 1 महीने बाद आना 1 महीने बाद आना, यानी 180 डेज, 6 महीने तक मैं चुपचाप बैठा था, मेडिटेशन कर रहा था। 181st डे को मेरी तीसरी आंख खुली, यानी मैं बोलूंगा भाई अब तू एनपीए। 181st डे से मैं क्या बना दूंगा, एनपीए बना दूंगा। सर क्लासिफिकेशन एनपीए का कैसा होगा, बोरोवर वाइज होगा, फैसिलिटी वाइज नहीं होगा, क्लियर है? हाँ, एक्सेप्ट फॉर लीज एंड हायर परचेज। मैंने बोला ये पॉइंट अपन बैंक ऑडिट के साथ कवर करेंगे। मैंने बोला हाँ सर। मैंने बोला धीरे धीरे है ना, सरकार क्या कर रही है ना, पेशेंस लेवल को कम कर रही है। 180 से कम करके 150, 150 से कम करके 120, 120 से कम करके 90, यानी मैं बोलूँ 30 कम करते जा रही है। 180 माइनस 30 150, माइनस 30 120, माइनस 30 90, क्लियर है क्या? हाँ। कौन सा है ग्लाइड पाथ? 31 मार्च 24 तक, 31 मार्च 25 तक, 31 मार्च 26 तक सरकार ऐसा करने वाली है, ताकि बैंक ऑडिट और एनबीएफसी ऑडिट दोनों के आ जाए, एक लाइन में आ जाए। लेकिन मैंने बोला जो एनबीएफसी पहले से ही 90 डे को फॉलो कर रही है उसको तो ग्लाइड पाथ फॉलो करना ही नहीं है। हाँ सर ग्लाइड पाथ फॉलो करना ही नहीं है। अगला क्या था ना सर, अगला था मेरा लॉस एसेट। लॉस एसेट मान लो मेरा आशुतोष लॉस एसेट है, मेरे को पता है इसमें से मेरे को एक फूटी कौड़ी मिलने ही नहीं वाली, यानी ये वो एसेट है जिसको मैंने अभी तक तो राइट ऑफ नहीं किया, मेरे को पता है आगे चल के मैं इसको राइट ऑफ करूंगा। क्यों सर? नॉन रिकवरेबिलिटी, मेरे को इसमें से 1 भी रुपया नहीं मिलने वाला। जैसे सुंदर मामा होता है ना भाई, धरती फट जाएगी लेकिन सुंदर मामा कभी भी आके पैसा नहीं देने वाला। स्टैंडर्ड एसेट, व्हाट इज स्टैंडर्ड एसेट? स्टैंडर्ड एसेट बहुत सिंपल है सर। स्टैंडर्ड एसेट यानी कि बंदा कैसे एकदम स्टैंडर्ड है, बंदा एकदम स्टैंडर्ड है, कभी डिफॉल्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, मान लो मैंने आशुतोष को पैसा दिया ना,
आशुतोष को पैसा दिया ना, वो कभी डिफॉल्ट करेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं, मेरे को प्रिंसिपल इंटरेस्ट सब आकर के दे देगा। ठीक है सर, फिर अपन ने क्या पढ़ा, सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट। व्हाट डू यू मीन बाय सब स्टैंडर्ड एसेट, व्हाट डू यू मीन बाय डाउटफुल एसेट? मैंने बोला सिंपल है, सब स्टैंडर्ड का मतलब है मैंने एनपीए के रूप में क्लासिफाई किया, यानी 181st डे हो गया। हाँ सर, देखो निधि को पता है लोन दिया था, एनपीए थी निधि, 180 डेज तक मैं शांत बैठा था। हाँ, 181st डे से मैंने क्या किया था, उसको एनपीए के रूप में क्लासिफाई किया था। अबे 181st डे हो गया, 181st डे हो गया, उसके बाद भी ये मेरे को 18 महीने राह दिखवा रही है, ये मेरे को 12 महीने राह दिखवा रही है। मैं हूं एनबीएफसी बेस लेयर तो 18 महीने लूंगा, मैं हूं एनबीएफसी मिडिल लेयर तो क्या लूंगा सर, 12 महीने लूंगा। एनबीएफसी मिडिल लेयर हूं या अपर लेयर हूं या टॉप लेयर हूं, मैं क्या लूंगा, 12 महीने लूंगा। तो वो हो जाएगा सब स्टैंडर्ड एसेट। यानी मैं बोलूं सब स्टैंडर्ड के लिए मेरे को एनपीए देखना है। हाँ सर, एनपीए होने के बाद भी ये मेरे को 18 महीने 12 महीने वेट करवा रही है। ठीक है, हाँ, और फिर आता है आखिरी में डाउटफुल एसेट, यानी भाई 18 महीने 12 महीने हो गए ना, अब उससे भी ज्यादा, मोर देन 18 महीने, मोर देन 12 महीने, यानी पहले तो इसने मेरे को 180 डेज राह दिखवाई, हाँ मैंने एनपीए बनाया, हाँ, फिर और 18 महीने और 12 महीने, अब उससे भी ज्यादा, मोर देन 18 महीने, मोर देन 12 महीने, तो वो हो जाता है डाउटफुल एसेट, असेट विच रिमेन्स सब स्टैंडर्ड फॉर मोर देन 18 महीने, मोर देन 12 महीने। यानी मैं बोलूं सब स्टैंडर्ड के लिए मैं एनपीए देखूंगा और डाउटफुल के लिए मैं सब स्टैंडर्ड देखूंगा। इसको बहुत डीप में पढ़ा था। देखो सर, पहले है ना, पहले मेरे को लगा कि निधि स्टैंडर्ड है, ये मेरे को पैसा दे देगी। ठीक है, हाँ सर, पहले मेरे को लगा कि निधि स्टैंडर्ड है, पैसा दे देगी, बाद में पता चला मेरे को घुमा रही है, एनपीए हो गई है, तो 180 डेज के बाद फिर मेरे को लगा हाँ ये मेरे को पैसा दे देगी। 180 डेज तक मैं शांत बैठा, 181st जब मेरी आंख खुली अब भी पैसा नहीं दे रही, मैंने इसको एनपीए बना दिया। मेरे को लगा चलो अब तो पैसा दे देगी, उसने मेरे को और घुमाया, अप टू 18 महीना, अप टू 12 महीना, मैंने इसको सब स्टैंडर्ड में डाल दिया कि यार निधि जो है ना, निधि सब स्टैंडर्ड है। ठीक है, अभी भी थोड़ी थोड़ी मेरे को उम्मीद थी दे देगी, भाई अभी भी कही मोर देन 18 महीना, मोर देन 12 महीना, अभी भी नहीं दे रही है। 18 महीना से ज्यादा हो गया, 12 महीना से ज्यादा हो गया, यानी पहले तो 180 डेज तक खींचा, फिर 181st डे से और 18 महीना 12 महीना खींचा, अब उससे भी ज्यादा, 18 महीने से भी ज्यादा, 12 महीने से भी ज्यादा, तो अब मेरे को पता है भाई ये डाउटफुल हो गई। इससे भी ज्यादा अगर ये ढीली निकली ना, इससे भी ज्यादा इसने देर करी ना, तो फिर मैं इसको किसमें डाल दूंगा, लॉस एसेट में डाल दूंगा। क्लियर है क्या? मैंने बोला हाँ सर क्लियर था। और एंड में मैंने एक पॉइंट देखा था सब स्टैंडर्ड एसेट का, 1 ईयर वाला पॉइंट, खाली एमसीक्यू पर्पस के लिए। पता है क्या, सब बढ़िया चल रहा था जिंदगी में ना, सब बढ़िया चल रहा था, सब बढ़िया चल रहा था जिंदगी में, लेकिन अचानक से आती एक दिन निधि, बोलती है कि 5% का लोन है ना, मेरे को नहीं परवड़ेगा, सर एक काम करो आप मेरे को 2% के इंटरेस्ट रेट पे दो। मतलब कल तक तो सब बढ़िया चल रहा था, यानी अचानक से वो आई, कल तक सब बढ़िया चल रहा था, अभी तक सब बढ़िया चल रहा था, वो बढ़िया चलने के 1 साल के अंदर अंदर आके मेरे से क्या करवाती है, नेगोशिएशन करवाती है। तो मैंने बोला भाई फिर मैं क्या बोलूंगा, तेरे को सब स्टैंडर्ड बोल दूंगा। यानी असेट जिधर वो टर्म्स को क्या करवा रही है ना, रीनेगोशिएट करा रही है, अंटिल एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर ऑफ सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस। मैं सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस को बीते हुए अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ, अभी तक तो सब चंगा था, अचानक से तू कैसे आ गई? मैंने बोला हाँ सर मैं समझ गया। तो मैंने बोला 1 ईयर के अंदर अंदर वो आ गई ना, तो फिर मैं क्या बोलूंगा, इसको सब स्टैंडर्ड बोलूंगा, अगर वो रीनेगोशिएट कराने आती है तो। इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, खाली एमसीक्यू पर्पस के लिए देख करके चलना। क्या आपने सब कवर किया क्या? और जल्दी से बता लोगों को सब मजा आया कि मजा नहीं आया, रिकॉल हुआ कि रिकॉल नहीं हुआ सर?